कहानी की शुरुआत जियांग मू से होती है। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। उसकी मदर जियांग यिंग हान ने दोबारा शादी कर ली है, लेकिन जियांग मू अपनी मदर और स्टेपफादर के साथ रहने से मना कर देती है। वो अपने पुराने घर में इसलिए रुकी हुई है क्योंकि बचपन में उसके भाई जिन चाओ ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो वहीं रहेगी तो वो उसे मिलने ज़रूर आएगा। मदर उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो पास्ट से बाहर निकले और फिर कुछ कड़वी सच्चाइयां बता देती है। जिन चाओ के पास कभी स्टेबल जॉब नहीं रही, वो उसका रियल भाई भी नहीं है और उसके फादर ने भी दोबारा शादी कर ली है। मदर साफ बोल देती है कि अब जिन चाओ उसका फैमिली नहीं है और उसे उससे दूर रहना चाहिए। ये सब सुनकर जियांगमू बिल्कुल शॉक हो जाती है और बिना कुछ सोचे मानशी सिटी के लिए फ़्लाइट पकड़ लेती है। फ्लाइट में उसकी मुलाकात एक लड़की नाना से होती है। बातों बातों में जियांगमू बताती है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान को ढूंढने जा रही है। वो उसे डिस्क्राइब करती है। वो लड़का बहुत जेंटल था, पढ़ाई में ब्रिलियंट, एलिगेंट, अवार्ड से घिरा हुआ। लेकिन दर्द की बात यह है कि इतने सालों बाद उसे उसका चेहरा भी ठीक से याद नहीं। दूसरी तरफ मानशी में जिन चाओ एक खतरनाक जिंदगी जी रहा होता है और सीक्रेटली अंडरग्राउंड बॉक्सिंग करता है। जियांगमू के आने की खबर मिलते ही उसका फादर जिन कियांग उसे एयरपोर्ट पिकअप करने भेजता है और स्ट्रिक्टली कहता है कि जियांगमू को किसी ट्रबल में न पड़ने दे। जिन चाओ एयरपोर्ट आता है, उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। जियांगमू उसे चुपचाप देखती है और कार में बैठ जाती है। रास्ते में जियांगमू पूछती है क्या वो अभी भी पढ़ रहा है। जिन चाओ कैजुअली बोल देता है कि उसने हाई स्कूल के बाद पढ़ना छोड़ दिया। ये सुनकर जियांगमू का दिल टूट जाता है क्योंकि वही जिन चाओ कभी टॉपर था और मास्टर्स डिग्री का सपना देखता था। बीच में जिन चाओ का दोस्त जिन फेंगजी मिलता है, जो उसे वार्न करता है कि एक डेंजरस आदमी स्नेकी उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। जिन चाओ जियांगमू के लिए स्ट्रॉबेरी ड्रिंक खरीदता है, बिल्कुल बचपन की तरह, जब वो हमेशा उसे स्वीटेस्ट चीज़ देता था। फिर वो उसे अपने घर ले जाता है, जो काफ़ी ऊपर सीढ़ियों पर है। अंदर जाते ही जियांगमू देखती है कि उसका फादर जिन क्यांग जमीन पर गिरा हुआ है, शराब के नशे में और इंजर्ड। जिन क्यांग की वाइफ झाओ मेज़वान वार्मली वेलकम करती है और अपनी बेटी शिन से मिलवाती है। डिनर के टाइम जिन चाओ जब जियांगमू को डम्पलिंग्स देता है तो शिन क्लियरली जेलस हो जाती है और जब जिन चाओ उसे गेस्ट बोलता है तो जियांगमू को बहुत बुरा लगता है। बाद में सनलाई नाम का आदमी जिन चाओ से मिलने आता है और वार्न करता है कि जिस काम में वो घुसा हुआ है वो बहुत डेंजरस है और उसे सीरियसली हर्ट कर सकता है। जब जियांगमू सनलाई से मिलती है, वो कहता है कि उसके नाम का मतलब है दिन रात याद आना और मिस्टीरियसली उसे अपनी शॉप पर आने का इनविटेशन देता है। जिन चाओ उसका मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है और जब जियांगमू बोलती है कि उसे भूख लगी है, वो उसे नीचे आने को कहता है। नीचे जाते वक्त अचानक एक फास्ट बाइक उनके पास से गुजरती है और जिन चाओ इंस्टिंक्टिवली जियांगमू को अपनी बाहों में खींच लेता है ताकि वो सेफ रहे। मोमेंट बहुत इंटेंस हो जाता है। जियांगमू ऑकवर्ड फील करके तुरंत दूर हो जाती है। फिर जिन चाओ उसे नाइट मार्केट ले जाता है। वहाँ जियांगमू कहती है कि वो घर से भागकर नहीं आई है और अभी वापस जाने का कोई प्लान नहीं है। वो उसकी लाइफ के बारे में पूछती है और जिन चाओ मजाक में बोलता है कि उसकी ज़िंदगी खाली और बेकार है। तभी जिन फेंगजी दोबारा आता है और जियांगमू को जिन चाओ की गर्लफ्रेंड समझ लेता है। जिन चाओ जल्दी से क्लैरिफाई करता है कि वो उसकी सिस्टर है और कुछ दिनों में चली जाएगी, लेकिन फिर भी डेंजर की वार्निंग देता है। अचानक कुछ लोग आकर जिन चाओ पर अटैक कर देते हैं। जिन चाओ उन सब से लड़ता है और जियांगमू को प्रोटेक्ट करता है। दोनों मुश्किल से बचकर मोटरसाइकिल पर भाग जाते हैं। बाइक पर जियांगमू जिन चाओ को जोर से पकड़ लेती है और उसे उसकी बाहों में वही पुराना सेफ और फेमिलियर फीलिंग मिलती है। उस पल जियांगमू को एहसास होता है कि चाहे उनकी जिंदगी कितनी भी बदल गई हो, उनका रिश्ता और बॉन्ड अभी भी वही का वही है। बचपन के टाइम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। छोटा सा जिन चाओ जियांगमू को एक फाउंटेन पेन देता है और कहता है कि ध्यान से लिखना प्रैक्टिस करे। वो प्रॉमिस करता है कि अगर जियांगमू वैसे ही रहेगी तो वो भी वैसे ही रहेगा और वापस आकर उसकी हैंडराइटिंग चेक करेगा। उस प्रॉमिस को याद रखकर जियांगमू सालों तक जिन चाओ को लेटर्स लिखती रही, अपनी लाइफ के बारे में, स्कूल के बारे में और हर समर वेकेशन में उसे देखने की उम्मीद के बारे में। लेकिन जिन चाओ ने कभी एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं दिया। आखिर में थक कर जियांगमू ने एक आखिरी लेटर लिखा जिसमें उसने कहा कि अब वो उसे मिस करना छोड़ देगी और मिडिल स्कूल में एक नई जिंदगी शुरू करेगी।
प्रेजेंट में वापस आते हैं। जियांगमो को सेफली घर छोड़कर जिनचाओ बाहर चला जाता है। उसके दोस्त उसे मजाक करते हैं कि वो फोन में ही बिजी रहता है। जिनचाओ फिर वॉन्किंग से मिलने जाता है ताकि अपने फादर जिन कियांग के गैम्बलिंग के कर्ज को सेटल कर सके। जिन कियांग पहले ही बुरी तरह पीटा जा चुका होता है। वॉन्किंग कहती है कि अगर जिनचाओ उसके साथ डिनर करे तो वो पूरा कर्ज चुका देगी। इसी बीच जियांगमो का मैसेज आता है, क्या तुम सो गए हो? ये देखते ही जिनचाओ बिना रुके वहां से निकल जाता है और बोलता है कि अब जिन कियांग की जिम्मेदारी वॉन्किंग की है। घर पर जियांगमू को मिसेस झाओ बताती है कि जिनचाओ कम ही घर आता है क्योंकि यहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिनचाओ को वापस बुलाने के लिए जियांगमू चुपके से वाटर हीटर का पाइप खराब कर देती है। मिसेस झाओ घबरा जाती है और जिनचाओ को कॉल करती है। जिनचाओ वापस आता है, पाइप ठीक करता है और बोलता है कि पूरा हीटर ही चेंज करना पड़ेगा। जियांगमू उससे उसके दूसरे काम के बारे में पूछना चाहती है, लेकिन जिनचाओ सवालों को अवॉइड कर देता है। सच जानने के लिए जियांगमू चुपके से जिनचाओ का पीछा करती है। रास्ते में जिन फेंगजी उसे देख लेता है और खुशी खुशी साथ ले जाता है, ये सोचकर कि जिनचाओ ने हाँ कर दी होगी। वे लोग एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग अरीना पहुंचते हैं। यही जियांगमू को पता चलता है कि जिनचाओ, जिसे वहां यू जियू के नाम से जाना जाता है, एक फाइटर है। उसे ये भी पता चलता है कि एक डेंजरस डील के चक्कर में जिनचाओ को जानबूझकर पिटना था। मैच के दौरान जिनचाओ बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। जियांगमू रो पड़ती है, सबसे भीख मांगती है, फाइट रोकने को कहती है और अपनी सारी सेविंग्स देने का ऑफर भी कर देती है। जैसे ही जिनचाओ अपना नाम जियांगमू के मुंह से चीखते हुए सुनता है, वो जबरदस्ती खुद को संभालता है, वापस फाइट करता है, फिर जियांगमू का हाथ पकड़कर वहां से भाग जाता है। भागते हुए जियांगमू का सब्र टूट जाता है। वो जिनचाओ से पूछती है कि उसने ऐसी जिंदगी क्यों चुनी, वो कभी वापस क्यों नहीं आया और उसने उसके लेटर्स का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। वो कन्फेस करती है कि वो उसकी वजह से पढ़ाई में मेहनत करती रही, उसे कितना केयर करती है और उसे डर लगता था कि कहीं उसके हाथ ज्यादा इंजर्ड ना हो जाए और वो लिख भी ना पाए। दिल टूट चुका होता है। जियांगमू कहती है कि अब वो अगले दिन चली जाएगी और जिनचाओ से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एयरपोर्ट छोड़ दे। जब वे लोग शहर की गलियों में चेज होते हुए भाग रहे होते हैं, तब जिनचाओ को बचपन का एक सीन याद आता है, जब वो छोटी सी जियांगमू को पेन पकड़ना और सही तरीके से लिखना सिखा रहा था। उस याद के साथ दोनों की इमोशंस और भी गहरी हो जाती हैं। जियांगमू फिर से पैसेंजर सीट पर बैठती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में बैठा करती थी जब उसके पापा उसे नेविगेटर बनाना सिखाते थे। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इसी बीच एक डेंजरस कार चेस शुरू हो जाती है। जिनचाओ उससे कहता है कि फ़ोन के मैप से रास्ता बताए। चारों तरफ से दूसरी गाड़ियां उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन जियांगमू बिल्कुल शांत रहती है और कामली डायरेक्शन देती रहती है। उसकी मदद से जिनचाओ सब गाड़ियों को चकमा देकर निकल जाता है। रास्ते में जिनचाओ अपनी जान रिस्क में डालकर रेस के लिए एक बैग भी उठा लेता है। जब वो लोग रेसिंग स्पॉट पर पहुंचते हैं, जिनचाओ सबके सामने जियांगमू को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है और कहता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए आया है। रेस में जिनचाओ जीत जाता है। जीत के बाद वो प्राइज मनी सीधा जियांगमू को दे देता है और कहता है कि वो पैसे से भी ज्यादा कीमती है। जब जियांगमू को ठंड लगती है, जिनचाओ उसका ख्याल रखता है, जो उसके दिल की बात खुद ही कह देता है। बाद में जिनचाओ सच बताता है कि वो जो कुछ भी करता है सिर्फ पैसे के लिए करता है। जियांगमू को उसकी रिस्की लाइफ समझ नहीं आती। वो उससे कहती है कि वो कोई सेफ जिंदगी चुने। तब जिनचाओ अपना दर्द खोलता है, कैसे बचपन में वो बहुत गरीब था, कभी घर नहीं था, लोग उसे नीचा दिखाते थे और उस पर अपने बाप और बीमार बहन की जिम्मेदारी थी। उसके लिए पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं, जिंदा रहने का जरिया है। जब जियांगमू उसे रोकने की कोशिश करती है, तो जिनचाओ सख्ती से याद दिलाता है कि वो अब उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। जियांगमू पूछती है कि क्या वो उसकी माँ जियांग यिंगहान की वजह से दूर रहा, लेकिन जिनचाओ चुप रहता है। जियांगमू रोते हुए जिनचाओ से रिक्वेस्ट करती है कि वो चाइना वापस आ जाए और एक स्टेबल लाइफ जिए, वो उसे सपोर्ट करेगी। लेकिन जिनचाओ मना कर देता है और कहता है कि वो वापस नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद जियांग यिंगहान खुद आती है और जियांगमू को बताती है कि वो नानजिंग का घर बेचकर कनाडा सेटल होने वाली है। वो जियांगमू को वार्न करती है कि जिनचाओ से दूर रहे, ये कहते हुए कि वो उसका भाई नहीं है और एक डेंजरस आदमी है। तब जियांगमू को समझ आता है कि उसकी माँ ने ही बार बार जिनचाओ को उससे दूर रहने को कहा था। इसी वजह से जिनचाओ कभी वापस नहीं आया। दिल टूट चुका होता है। जियांगमू जिनचाओ के रूम में जाती है और वहाँ एक छुपा हुआ बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर सारे लेटर्स होते हैं जो जियांगमू ने सालों तक उसे लिखे थे। हर एनवेलप के अंदर जियांगमू की एक ड्राइंग भी होती है। इसका मतलब जिनचाओ के हर लेटर पढ़ा था और उसे कभी भूला नहीं। ये देखकर जियांगमू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिनचाओ भी उसे उतना ही मिस करता रहा जितना वो उसे करती रही।
जियांग यिंगहान अपने हस्बैंड के साथ मानसी से बिना जियांग मू का वेट किए चली जाती है। जियांग मू अकेली रह जाती है और रोता हुआ मिलती है। तब उसे पता चलता है कि जिन चाओ स्पीडिंग ऑटो हाउस में है। वो वहां पहुंचती है और जिन चाओ को सरप्राइज देते हुए हैप्पी बर्थडे विश करती है। जियांग मू उसे बताती है कि जिन कियांग ने दोनों का बर्थडे एक ही दिन इसलिए रखा था क्योंकि जिन चाओ को अपना असली बर्थडे नहीं पता था। वो चाहता था कि दोनों हमेशा साथ रहें। जिन चाओ भी स्माइल के साथ उसे बर्थडे विश करता है और उसकी सूजी हुई आंखों को देखकर प्यार से छेड़ता है। जियांग मू जिन चाओ को स्ट्रॉबेरी केक लेने ले जाता है और बियर भी पीते हैं। वो कहता है कि बर्थडे गर्ल जो चाहे वो ले सकती है। जियांग मू उससे उसका रियल बर्थडे पूछती है, लेकिन जिन चाओ कहता है कि अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए वही दिन काफ़ी है जब जियांग मू पैदा हुई थी। जियांग मू एक विश करती है कि एक दिन वो उसका असली बर्थडे ढूंढ निकालेंगे। थोड़ी सी पीने के बाद जियांग मू अपना दर्द शेयर करती है। वो कहती है कि जब उसे पता चला कि उसकी माँ ने नानजिंग का पुराना घर बेच दिया तो उसे लगा जैसे कोई उसे चाहता ही नहीं। जिन चाओ उसे तसल्ली देता है और कहता है कि उसकी माँ अपने नए हस्बैंड से सच में प्यार करती है। थोड़ी सी ड्रंक और इमोशनल हो चुकी जियांग मू घर जाने से मना कर देती है। वो जिद करती है कि वो एक रात गैराज में ही रहेगी क्योंकि उसके पापा के घर का वाटर हीटर खराब है और उसे गर्म पानी से नहाना है। काफ़ी मना करने के बाद जिन चाओ मान जाता है। थोड़ी देर बाद जियांग मू को पीरियड्स आ जाते हैं और उसे बहुत तेज पेन होता है। जिन चाओ तुरंत बाहर जाकर सैनिटरी पैड्स लाता है और उसका ख्याल रखता है। वो उसका पेट गर्म करता है और पेन कम करने की कोशिश करता है। इसी बीच एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि जिन कियांग के बायोलॉजिकल फादर की डेथ के बाद जिन कियांग ने उसे अपने घर रख लिया था, जबकि जियांग यिंगहान इसका सख्त विरोध कर रही थी। अगली सुबह गैराज के वर्कर्स गॉसिप करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जिन चाओ के रूम में कोई रुका था। जियांग मू सबको सरप्राइज कर देती है जब वो एक कार की प्रॉब्लम तुरंत फिक्स कर देती है और अपना व्हीकल नॉलेज दिखाती है। जिन चाओ थोड़ा एम्बैरस हो जाता है, वो उसे कवर करता है और खुद उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, लेकिन साथ ही वो क्लियरली कह देता है कि वो ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकती। दूसरी तरफ लिन सुई को पता चलता है कि एक मिस्टीरियस और पावरफुल ब्लैक कार ने उसके आदमियों के साथ रेस की थी। जब वो उस कार का कोई रिकॉर्ड ट्रेस नहीं कर पाता तो वो गुस्से में आ जाता है और अपने लोगों को पूरे शहर में उस ड्राइवर को ढूंढने का ऑर्डर देता है। हे झैंग अपने कई आदमियों के साथ जिन चाओ के ऑटो शॉप पर आ जाता है, लेकिन उस वक्त जिन चाओ वहां नहीं होता। सान लाई उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि जिन चाओ पहले वैन के ऑटो शॉप में काम करता था। जब जिन चाओ ने अपना खुद का शॉप खोला तब से वैन के लोग उसे परेशान कर रहे हैं। हे झैंग के आदमियों को गाड़ियों को तोड़ फोड़ करना था। तब जियांग मू बीच में आ जाती है और एक आदमी को आसानी से गिरा देती है। हे झैंग गुस्से में उस पर हमला करता है, तभी जिन चाओ वापस आ जाता है और जियांग मू को बचाता है। जोरदार लड़ाई होती है। जिन चाओ को चोट लग जाती है क्योंकि वो जियांग मू को शील्ड करता है। जैसे ही जियांग मू बोलती है कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है, हे झैंग अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। बाद में सानलाई बताता है कि वैन का ऑटो शॉप जिन चाओ को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि वो उनका सबसे बेस्ट मैकेनिक था। उसके जाने के बाद काफ़ी वर्कर्स और लॉयल कस्टमर्स भी जिन चाओ के साथ चले गए, जिससे वैन का बिजनेस बहुत गिर गया। जिन चाओ सामान्यतः लड़ाई से दूर रहता है, लेकिन जियांग मू वहां होने की वजह से बात बिगड़ गई। जब जियांग मू उससे अंडरग्राउंड फाइटिंग और इल्लीगल रेसिंग के बारे में पूछती है, सान लाई नर्वस हो जाता है और कुछ भी बताने से मना कर देता है। इससे जियांग मू और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है, खासकर जिन चाओ के पुराने निकनेम ताओकी को लेकर। दूसरी तरफ लिन सुई उस मिस्टीरियस ब्लैक रेसिंग कार को ढूंढना जारी रखता है और एक क्लू से सानलाई के पेट शॉप तक ले जाता है। सानलाई झूठ बोलता है और कहता है कि वो पावरफुल मॉडिफाइड पिकअप उसकी है। लिन सुई को शक होता है कि इसके पीछे जिन चाओ हो सकता है। वो माउंटेन रेस का इशारा देता है। बाद में सानलाई जिन चाओ को लिन सुई के चैलेंज के बारे में बताता है। जिन चाओ समझ जाता है कि ये बहुत डेंजरस माउंटेन रेस होगी। सानलाई डर जाता है, इसलिए जिन चाओ उसे ट्रेनिंग देने लगता है। बेसिक रेसिंग, फास्ट एक्सेलरेशन और ड्रिफ्टिंग तकनीकें सिखाता है। इधर वैंग किंग अपनी किस्मत के बारे में नाना फॉर्चून टेलर से पूछती है, खासकर जिन चाओ के साथ फ्यूचर को लेकर। गलत समझने के बाद वैंग किंग सोच लेती है कि फुल मून की रात जिन चाओ के साथ रहना उन्हें हमेशा के लिए बांध देगा। नाना बाद में जियांग मू को जिन चाओ के ओल्ड हाई स्कूल ले जाती है। वहां जियांग मू उसकी फोटो ऑनर बोर्ड पर देखती है और महसूस करती है कि वो वही लड़का है जिसे वो दिल से एडमायर करती थी। वो डिसाइड करती है कि वो मानशी में ही पढ़ाई करेगी। जिन चाओ को भाई कहना छोड़ देती है और बताती है कि उसे ताइक्वांडो आता है, जिसे जिन चाओ मजाक में हल्का कर देता है। एक दिन गलती से जियांग मू को अपने बैग में
कॉन्डम्स मिलते हैं। वो गलत समझ लेती है कि शायद जिन चाओ की कोई गर्लफ्रेंड है और उसे अवॉइड करना शुरू कर देती है। सानलाई इशारा देता है कि सच का कनेक्शन एक स्पेशल कीचेन से है जो जिन चाओ ने सालों पहले खरीदी थी। आगे जिन चाओ रेसिंग इनसाइडर्स से मिलता है और समझ जाता है कि टॉप रेसर्स के बीच जगह बनाना कितना मुश्किल है। उसकी गाड़ी उतनी स्ट्रांग नहीं है और टाइम भी कम है, फिर भी जिन चाओ हार नहीं मानता और डिसाइड करता है कि वो 2 महीने और ट्राई करेगा। रात के टाइम जियांग मू सानलाई के साथ नाइट ड्राइविंग प्रैक्टिस करती है। गाड़ी चलाते हुए उसे याद आता है कि बचपन में उसके पापा ने कैसे उसे स्टीयरिंग और कंट्रोल सिखाया था। सानलाई जब ड्राइविंग में स्ट्रगल करता है तब जियांग मू खुद स्टीयरिंग पकड़ लेती है और परफेक्ट ड्रिफ्टिंग करके दिखा देती है। सानलाई हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि जियांग मू के पापा कभी बहुत बड़े रेसर रहे होंगे। बाद में नाना जियांग मू का ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन करवा देती है और उसे लिन सुई की बर्थडे पार्टी में ले जाती है। इस दौरान जियांग मू जिन चाओ के कॉल्स इग्नोर करती रहती है और नाना को बताती है कि वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि जिन चाओ ने अजीब तरीके से उसे पहले कॉन्डम दिया था। जिन चाओ का रिएक्शन देखने के लिए नाना एक आइडिया देती है। जियांग मू को प्रिटेंड करना चाहिए कि उसकी लाइफ में और भी लड़के हैं ताकि जिन चाओ जेलस हो। प्लान के लिए नाना लिन सुई को चूज करती है और जियांग मू के साथ उसकी फोटो ले लेती है। वो फोटो और लोकेशन जिन चाओ को सेंड कर देती है, फिर तुरंत डिलीट करके लिख देती है कि गलती से सेंड हो गया। ये देखकर जिन चाओ तुरंत बेचैन हो जाता है। पार्टी में अचानक वैंग किंग के लोग आ जाते हैं। नाना वहां से भाग जाती है और जियांग मू अकेली रह जाती है। वहां लियांग यानफिंग नाम का आदमी जियांग मू से जिन चाओ के बारे में सवाल करता है और उसके पास्ट के डार्क सीक्रेट्स का इशारा देता है। कॉकटेल पीने के बाद जियांग मू को अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर लिन सुई की बाहों में गिर जाती है। इसी बीच जिन चाओ वहां पहुंच जाता है। पहले नाना को सेव करता है, फिर देखता है कि लिन सुई जियांग मू को उठाकर ले जा रहा है। गुस्से में जिन चाओ लिन सुई से फाइट कर लेता है, लेकिन जैसे ही जियांग मू होश में आती है वो रुक जाता है। जिन चाओ तुरंत समझ जाता है कि जियांग मू को पीच एलर्जी है। वो बिना टाइम वेस्ट किए उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कंफर्म करता है कि उसे पीच से एलर्जी हुई थी और थोड़ी मैल न्यूट्रिशन भी है। नाना मजाक में कहती है कि जिन चाओ को 10 साल बाद भी जियांग मू की एलर्जी याद है। इसका मतलब वो अभी भी उसे बहुत केयर करता है। हॉस्पिटल में जियांग मू अपना डर शेयर करती है और जिन चाओ उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसके साथ रहेगा। जियांग मू पूछती है कि क्या उसकी लाइफ में कोई और लड़की है। जिन चाओ क्लियरली कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो ये भी बोलता है कि उसका घर ही जियांग मू का घर है। जब जिन चाओ हॉस्पिटल के पेपर्स साइन करता है और उसमें वही पेन इस्तेमाल करता है जो जियांग मू ने उसे गिफ्ट किया था, तो जियांग मू का दिल पिघल जाता है। अगली सुबह जियांग मू थोड़ा नाटक करती है, वीक सा बन जाती है ताकि उसे अपने पापा के घर वापस न जाना पड़े। जिन चाओ आखिरकार मान जाता है और उसे गैरेज वापस ले आता है। इस तरह वो बिना कुछ कहे चुपचाप जियांग मू की हिफाजत करता रहता है और उसका ख्याल रखता है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जिन चाओ जियांग मू को वापस अपने गैरेज ले आता है। जियांग मू चुपके से सानलाई के बताए हुए कीचेन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जिन चाओ उसके लिए खुद हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाना बनाता है और ज़बरदस्ती उसे खिलाता है। वो कहता है कि हॉस्पिटल के फॉर्म पर उसने साइन किया है, इसलिए अब उसकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है। जियांग मू थोड़ा कंप्लेन करती है, लेकिन जिन चाओ बिल्कुल नहीं मानता। इसी वक्त दूसरी तरफ लिन सुई वान किंग से डायरेक्टली मिलता है और उसे स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि आगे से नाना को परेशान न करे। वो क्लियर कर देता है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जियांग मू नाना को बताती है कि अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो कनाडा नहीं जाएगी बल्कि मानशी में ही पढ़ाई करेगी। नाना खुश हो जाती है और उसका लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन करवा देती है। साथ ही उसे थोड़ी लोकल लैंग्वेज भी सिखाती है। उधर जिन चाओ को पता चलता है कि रेस के लिए उसकी गाड़ी के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स गायब हैं। उसे समझ आ जाता है कि कोई उसे टारगेट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट रहता है और रेस की तैयारी जारी रखता है। एक रात जियांग मू देखती है कि घर पर न जिन चाओ है और न ही उसके पापा। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि जिन कियांग बाहर नशे में पड़ा हुआ है। तभी जिन चाओ आ जाता है, बिना गुस्सा किए सिचुएशन संभालता है, घर की बिजली ठीक करता है और जिन कियांग को नहाने में मदद करता है। जिन कियांग शर्मिंदा हो जाता है, माफी मांगता है और वादा करता है कि आगे से अच्छा बाप बनने की कोशिश करेगा। जिन चाओ किंगशी जाने के लिए निकलता है ताकि कार पार्ट्स ढूंढ सके। जाने से पहले जियांग मू उसे अपनी गुड न्यूज़ बताती है कि वो मानशी में ही रहेगी और स्कूल ज्वाइन कर लिया है। जिन चाओ कहता है कि कनाडा शायद बेटर होता, लेकिन जियांग मू फर्मली बोलती है कि मानशी ही उसके लिए बेस्ट है। जिन चाओ जाते वक्त उसे पैसे देता है, लेकिन जियांग मू मन ही मन सोचती है कि उसे पैसों की नहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत है।
बाद में वो अपनी माँ को कॉल करके क्लियरली अपना डिसीजन बताती है। जिन कियांग भी उसका सपोर्ट करता है और उसके लिए खाना बनाता है, जिससे एक रेयर फैमिली वार्मथ का मोमेंट मिलता है। किंगशी में जिन चाओ जब रिक्वायर्ड कार पार्ट नहीं ढूंढ पाता तो वो डिसाइड करता है कि पार्ट खुद ही बनाएगा। डेंजरस माउंटेन रेस के दिन बारिश, स्लिपरी रोड और सैबोटाज के बावजूद वो अपनी गाड़ी पर परफेक्ट कंट्रोल रखता है और लास्ट मोमेंट पर रेस जीत लेता है। टॉप 10 रेसर्स में एंटर कर जाता है। उसी वक्त नाना जियांगमो को लिन सुई के लग्जरी गैरेज ले जाती है। जियांगमो कॉन्फिडेंटली लिन सुई को चैलेंज करती है और हिंट देती है कि उसे उसके रेयर वैंकल इंजन के बारे में सब पता है। जाने से पहले वो लिन सुई को वार्निंग देती है कि उसे दोबारा प्रवोक ना करे। बाद में मिसेस झाओ जिन चाओ को बताती है कि उसने जियांगमो को स्पोर्ट्स कार से उतरते हुए देखा और शायद वो किसी को डेट कर रही है। जियांगमो के साथ वॉक पर जाता है और उसे समझाता है कि इररिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए। जियांगमो उससे पूछती है कि क्या वो उसे ऐसा ही इंसान लगता है। इसी दौरान जियांगमो का पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में गिरने वाली होती है। तब जिन चाओ तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। जियांगमो जानबूझकर उसका हाथ नहीं छोड़ती और धीरे से कहती है कि वो किसी और के साथ ऐसा रास्ता नहीं चुनेगी। दोनों के बीच एक खामोश पर गहरा इमोशनल मोमेंट बन जाता है। वान किंग अचानक जिन चाओ के ऑटो शॉप पर आ जाती है और सीधा जियांगमो से पूछती है कि उसका जिन चाओ के साथ क्या रिलेशन है। जियांगमो बिल्कुल शांत रहकर बोलती है कि उनका कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है, हम ऐसे नहीं हैं। वान किंग उसकी सीधी सादी और थोड़ी टिमिड नेचर का मजाक उड़ाती है और उसे टीज करती रहती है। तब जिन चाओ बीच में आकर वान किंग को वार्निंग देता है कि जियांगमो को डराए नहीं। वान किंग ताना मारती है कि जिन चाओ कितना कोल्ड है और मजाक मजाक में कहती है कि वो जियांगमो को पोक ट्रॉट्स खिलाने ले जाएगी, बिना जिन चाओ के रिएक्शन की परवाह किए। बाद में सानलाई सुबह जिन चाओ के लाइट चिकन से स्पेशल चिकन सूप बनाता है, सिर्फ जियांगमो के लिए। जिन फेंगजी पहले पीने ही वाला होता है लेकिन उसे रोक दिया जाता है और सूप जियांगमो को दिया जाता है। जियांगमो को सूप बहुत पसंद आता है। फिर वान किंग पूछती है कि जियांगमो कौन है। जिन फेंगजी उसे जिन चाओ की बहन बता देता है। जब वान किंग पूछती है कि क्या वो रियल सिस्टर है तो माहौल ऑकवर्ड हो जाता है। जिन चाओ चुपचाप पीने के बाद वहां से उठकर चला जाता है। सिचुएशन संभालने के लिए जिन फेंगजी बोल देता है कि वो सगी बहन है और सानलाई अपने बाप की कसम खाकर बोलता है कि दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। तब जाकर वान किंग शांत होती है। वान किंग को जलन होती है जब वो देखती है कि जिन चाओ पोक ट्रॉट्स काट काट कर जियांगमो को खिला रहा है। वो जानबूझकर जिन चाओ के हाथ छूने की कोशिश करती है और फिर टेबल के नीचे अपनी टांग भी उसकी टांग से लगा देती है। अचानक जिन चाओ चाकू को टेबल में गाड़ देता है। सब शॉक हो जाते हैं और वान किंग रुक जाती है। बाद में जियांगमो सैनलाई से पूछती है कि क्या वान किंग जिन चाओ की गर्लफ्रेंड है। सैनलाई क्लियर बोलता है कि जिन चाओ कभी वान किंग के साथ नहीं होगा क्योंकि वो वान ऑटो शॉप के मालिक की बेटी है। वान किंग फिर ओपनली जिन चाओ को बोलती है कि जो कार पार्ट उसे चाहिए वो मानशी में नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पापा ने सब खरीद लिया है। वो मदद की ऑफर देती है, बस जिन चाओ को थोड़ा झुकना पड़ेगा। जिन चाओ सीधा मना कर देता है और उसे शॉप से निकलने को कह देता है। रात को जियांगमो जिन चाओ से पूछती है कि डीप वाटर में घुसना का क्या मतलब है जो वान किंग ने कहा था। जिन चाओ जवाब देने से बचता है और उसे घर जाने को बोल देता है। जियांगमो बहाना बना लेती है कि उसका एसी खराब है और फिर से जिन चाओ के यहाँ रुक जाती है। अगले दिन वो लेट उठती है और जिन चाओ उसे प्यार से सोने देता है। जब उसे ट्रेनिंग के लिए लेट होने का याद आता है वो स्वीट बातें करके जिन चाओ से ड्रॉप करवाने को मान जाती है। जिन चाओ उसके लिए ब्रेकफास्ट पैक करता है और स्कूल छोड़ने जाता है। जाते तक जियांगमो उसे स्कूल ओपन हाउस का इन्विटेशन देती है जहाँ पेरेंट्स को आना होता है। इसी बीच लिन सुई जिन चाओ के शॉप पर आकर वैंकल इंजन के बारे में पूछता है और बाद में जिन कियांग के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहां जिन चाओ को देखकर उसे समझ आ जाता है कि रेयर इंजन का असली ओनर जिन चाओ ही है। ओपन हाउस के लिए तैयारी करते हुए जिन चाओ अपनी सबसे प्रेशियस स्कूल यूनिफॉर्म निकालता है। वो खुद ही धोने पर जिद करता है क्योंकि जियांगमो उसे पहनेगी। जब जियांगमो उसके कीचेन ढूंढने के लिए उसकी पॉकेट में हाथ डालती है, जिन चाओ कैजुअली पूछ लेता है कि क्या ढूंढ रही हो। जियांगमो शर्मा जाती है और भाग जाती है। वीकेंड गैदरिंग में जिन चाओ धुली हुई यूनिफॉर्म जियांगमो को देता है। जियांगमो बहुत खुश हो जाती है। सानलाई बताता है कि ये यूनिफॉर्म बहुत स्पेशल है और जिन चाओ ने पहले कभी किसी को पहनने नहीं दी। स्कूल में नाना बैज पर लगा गोल्ड स्टार देखकर बताती है कि ये टॉप स्टूडेंट का होता है जो सिटी लेवल कंपटीशन जीतता है। जियांगमो को रियलाइज होता है कि जिन चाओ पहले बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। बाद में जियांगमो उसके टफ क्वेश्चन सॉल्व करता है और पेन से नीटली लिखता है। जब जियांगमो पूछती है कि उसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम क्यों नहीं दिया, जिन चाओ बात टाल देता है। सानलाई जियांगमो को पेट शॉप ले जाता है। वहां वो एक छोटे पीले पपी से अटैच हो जाती है जिसे माँ ने छोड़ दिया था। पपी उसे बचपन की यादें दिला देता है जब वो जिन चाओ के साथ एक कुत्ता मिला था।
सानलाई पपी देने को तैयार होता है, लेकिन जिनचाओ मना करता है और कहता है कि अटैचमेंट सिर्फ दर्द देता है जब हम किसी चीज को हमेशा रख नहीं सकते। जियांगमो को ये बात चुभ जाती है। वो समझ लेती है कि शायद जिनचाओ उनका रिश्ता भी ऐसा ही मानता है और गुस्से में चली जाती है। बाद में सानलाई जिनचाओ से पूछता है कि अगर जियांगमो उससे प्यार करने लगे तो क्या वो उसे दूर धकेल देगा। जिनचाओ गुस्से में उसे चुप करा देता है। थोड़ी देर बाद सानलाई वही पीला पपी गैरेज ले आता है और बताता है कि जिनचाओ मान गया है। जियांगमो बहुत खुश हो जाती है। पपी का नाम लाइटनिंग रखती है और इसी बहाने गैरेज में और रुक जाती है। वो जिनचाओ को थैंक्स बोलती है। जिनचाओ मजाक में कहता है कि उसे ब्रदर बुलाओ। जियांगमो बार बार ब्रदर बोलती है और जिनचाओ मुस्कुरा देता है। तभी वान किंग फिर आ जाती है। अपने पापा से मिलने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन जिनचाओ ठंडे अंदाज में बोल देता है कि अगर बात करनी है तो उसका पापा खुद आए। वान किंग और जिनचाओ की बात सुनने के बाद जियांगमू चुपचाप जिनचाओ के पास जाती है और उसे एक एप्पल देती है। जिनचाओ मजाक में पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि वो उसके हाथ से दिया हुआ एप्पल खा लेगा। जियांगमू सीधा सवाल करती है कि क्या वो हमेशा वान किंग के साथ उलझा रहना चाहता है। जिनचाओ कॉन्फिडेंट अंदाज में बोलता है कि वो किसी से नहीं डरता, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो जो उसके पीछे पड़ी हो। जियांगमू हंसी मजाक में कहती है कि शायद एक दिन वो किसी ऐसे इंसान से मिलेगा जिसे वो सच में डरेगा। जिनचाओ एप्पल का और एक बाइट लेता है, शांत नजर से उसे देखता है और कहता है कि अगर वो दिन आया तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। नाना की मदद से जियांगमू को एक प्रोफेशनल ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर मिलता है, कोच हुआ, जो चाइनीज अच्छी तरह बोलता है। उसकी ट्रेनिंग के साथ जियांगमू बहुत जल्दी ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेती है। नाना खुशी से कहती है कि जियांगमू उसकी लकी स्टार है और पहली मुलाकात से ही उसे लगा था कि दोनों का कनेक्शन है। इसी दौरान जिन के एग्जाम रिजल्ट्स खराब आते हैं। जिन फेंगजी और सान लाई पेरेंट्स की जगह साइन करने पर झगड़ने लगते हैं। तब जिनचाओ बीच में आता है, खुद साइन करता है और जिनको प्यार से समझाता है कि टीचर से सच बोलना सीखो, चालाकी मत करो। एक सर्विस एरिया में जियांगमू की मुलाकात लिन सुई से होती है। वो उसकी ड्रिंक का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो उसे बेहतर स्ट्रॉबेरी ड्रिंक बना सकता है। सान लाई रास्ता भटक जाता है और लेट हो जाता है, तो लिन सुई जियांगमू को माउंटेन तक लिफ्ट ऑफर करता है और रेसेस के कुछ रूल समझाता है। जब सान लाई अपनी चमकदार पिंक ट्रक के साथ पहुंचता है, लिन सुई उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर भी एक फ्रेंडली रेस स्टार्ट हो जाती है। सान लाई लगभग खाई में गिर जाता है। बाद में वो डाउनहिल ड्राइव के लिए जियांगमू को स्टीयरिंग देता है। जियांगमू सिर्फ 23 मिनट में रूट कंप्लीट कर लेती है, जिससे लिन सुई भी इम्प्रेस हो जाता है। सान लाई सबके लिए कपकेक्स खरीदता है और जिनचाओ के लिए कम मीठा वाला अलग से लेता है। चुपचाप लिन सुई उन कपकेक्स का बिल पे करके चला जाता है। बाद में सान लाई जियांगमू की एडवाइस फॉलो करता है, हेयर कट करवाता है, दाढ़ी हटाता है और अपना स्टाइल चेंज करता है। वो काफी स्मार्ट लगने लगता है और गर्व से जिनचाओ को दिखाता है, बोलता है कि ये सब जियांगमू की वजह से हुआ। घर पर जियांगमू भी सान लाई की तारीफ करती है। जिनचाओ नोटिस करता है कि वो सान लाई पर ज्यादा ध्यान दे रही है और पूछता है कि वो हमेशा उसके बारे में क्यों पूछती रहती है। जियांगमू सच बोल देती है, क्योंकि वो तुम हो। जिनचाओ उसे याद दिलाता है कि वो ब्लड रिलेटेड नहीं है और लोग उनमें करीबी रिश्तों को कैसे देखेंगे। फिर अचानक वो पूछ लेता है कि क्या वो चाहती है कि उनके बीच कुछ हो। जियांगमू शॉक हो जाती है, उसे धक्का देती है और भाग जाती है। बाद में लिन सुई जिनकियांग के रेस्टोरेंट आता है और जिनचाओ से मिलता है। वो डकबिल हैट वापस करता है और बताता है कि वो जिनचाओ के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, माउंटेन रेस और अंडरग्राउंड बॉक्सिंग सब। वो फिर से रेस का चैलेंज देता है, लेकिन जिनचाओ मना कर देता है। थोड़ी देर बाद जिनचाओ को पता चलता है कि अगला कॉम्पिटिशन कॉर्नरिंग स्पीड रेस है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीतने से वान सिंह बांग के इलीगल बिजनेस का राज खुल सकता है। कंफ्यूज होकर जिनचाओ एडवाइस के लिए जिनकियांग के पास जाता है। जिनकियांग समझाता है कि अच्छी रेसिंग सिर्फ हिम्मत या शांति नहीं होती, बल्कि कार के साथ एक होना होता है, जहां ड्राइविंग इंस्टिंक्ट बन जाए। ट्रेनिंग के लिए वो जिनचाओ को फूड डिलीवरी करने भेजता है रेस कार से। गाड़ी के पार्ट्स घिसे हुए होते हैं, कस्टमर्स गुस्से में होते हैं, फिर भी जिनचाओ प्रेशर में कंट्रोल और स्पीड सीखता है। जिनकियांग इशारा करता है कि ये सारी मुश्किलें ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसी बीच जियांगमू जिनचाओ से दूर रहने लगती है। उसके वर्ड्स उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। एक रात वो सपना देखती है जिसमें वो जिनचाओ को किस करती है और घबराकर उठ जाती है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या वो ज्यादा सोच रही है या जिनचाओ ने सच में वही मतलब कहा था। नींद नहीं आती, पूरी रात जागती रहती है और सुबह खुद को समझाती है कि शांत रहना है और उसका सामना करना है। जियांगमू क्लास में पढ़ रही होती है, तभी एक लड़का पानकाई उसका पीछा करने लगता है। वो बार बार उसका नंबर मांगता है और बाहर खाना ले जाने की बात करता है। जियांगमू इग्नोर करती है, लेकिन पानकाई उसका पीछा छोड़ता नहीं। वो बाथरूम तक फॉलो करता है। नाना समझाती है कि पानकाई एक रिच
रिच ओवरसीज चाइनीज स्टूडेंट है जिसका फैमिली कार रिपेयर फैक्ट्री चलाता है और वो एग्जाम्स बार बार फेल करता है। जियांगमो परेशान होकर विंडो से जंप करके बच के निकल जाती है और गलती से जिन चाओ से टकरा जाती है जो सीक्रेटली अपने फ्रेंड से मिल रहा होता है। फिर पानकाई वापस आता है लेकिन जियांगमो उसे धक्का देकर जिन चाओ के पास भाग जाती है। घर जाते वक्त जियांगमो जिन चाओ से उसके रीसेंट काम और तुओकी नाम के आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन जिन चाओ बचकर सिर्फ वार्निंग देता है कि पानकाई के आसपास हमेशा सावधान रहे। कुछ दिन बाद जियांगमो गैरेज में जिन चाओ को ढूंढती है। सैनलाई मजाक करता है और रियश्योर करता है कि जिन चाओ उससे कभी डिसलाइक नहीं करेगा। जियांगमो मजाक में कहती है कि अगर जिन चाओ उसे दूर करने की कोशिश करे तो वो डांस या गा के इम्प्रेस कर सकती है। जिन चाओ ये सुन लेता है और उसे डांस करने के लिए बुलाता है, जिससे जियांगमो एम्बैरेस हो जाती है और भाग जाती है। उस रात जिन चाओ चुपके से जियांगमो का स्केच बनाता है और रियलाइज करता है कि वो धीरे धीरे उसके दिल में घुस गई है और उसके पास अभी भी बहुत कुछ कहने को है। जिन चाओ अभी भी इंटेंस ड्राइविंग ट्रेनिंग ले रहा है जिन कियांग के अंडर। जिन कियांग सेफ्टी सिस्टम्स हटा देता है और कहता है कि अब वो सिर्फ स्किल पर रिलाई करे और उसे सिखाता है कि कार के साथ एक हो जाए। जिन चाओ की कंट्रोल और स्पीड काफी इंप्रूव हो जाती है। बाद में वो जियांगमो के स्कूल ओपन डे में जाता है। जियांगमो कॉन्फिडेंटली स्पीच देती है, अपनी ग्रोथ और डिटर्मिनेशन दिखाती है। जिन चाओ प्राउड होता है। शाम को हैवी रेन पड़ती है और जिन चाओ जियांगमो को जैकेट देता है। जियांगमो चुपके से अपना हाथ उसके हाथ के पास लाती है और जिन चाओ जेंटली उसका हाथ पकड़ लेता है। ये क्वाइट और इमोशनल मोमेंट होता है जिसमें उनका रिश्ता धीरे धीरे और गहरा हो रहा होता है। नहाने के बाद जियांगमो जिन चाओ से कहती है कि उसके बाल सुखा दे और पानी ला दे। जिन चाओ मजाक में बोलता है कि वो बहुत हाई मेंटेनेंस है और ऐसे तो उसकी शादी कैसे होगी। जियांगमो तुरंत जवाब देती है कि वो जेंटल, क्यूट, समझदार और अंडरस्टैंडिंग है। जिन चाओ हंसकर बोलता है कि उसने ऐसी कोई लड़की देखी ही नहीं। जियांगमो गुस्सा होकर उस पर पिलो फेंक देती है। जिन चाओ आह भरता है और उसे वायलेंट बोलता है और कहता है ज्यादा ट्रबल मत क्रिएट करना। जियांगमो धीरे से बोलती है कि वो सिर्फ उसके लिए ट्रबल बनेगी। बातें करते करते जियांगमो पेरेंट्स के डाइवोर्स के बारे में पूछती है। जिन चाओ बताता है कि उनके माँ बाप के लास्ट झगड़े की वजह कुछ गमला प्लांट्स थे। जिन कियांग ने गुस्से में माँ के प्यारे प्लांट्स तोड़ दिए थे, ये कहकर कि छोटे घर में इनकी ज़रूरत नहीं। उसने कभी माफ़ी नहीं मांगी और माँ माफ़ नहीं कर पाई, इसी वजह से उनका डाइवोर्स हो गया। जियांगमो सोचती है कि क्या शादी हमेशा दुख लाती है। जिन चाओ समझाता है कि शादी बुरी नहीं होती, लोग होते हैं। अगर प्यार और डिटर्मिनेशन हो तो सब मुश्किल पार हो सकती है। जियांगमो मजाक में बोलती है कि जिन चाओ अच्छा हस्बैंड बनेगा, पर वो कहता है कि ये सिर्फ उसकी फ्यूचर वाइफ ही कह सकती है। फिर दोनों चाइल्डहुड यादें याद करते हैं। जियांगमो बताती है कि एक बार माँ बाप के झगड़े के टाइम वो बेड के नीचे छुप गई थी और स्टोरी बुक पढ़ते पढ़ते सो गई। जिन चाओ उसे अर्ली मैच्योर बोलता है, पर जियांगमो कहती है कि वो अब बच्ची नहीं रही। जिन चाओ उसे सुन वो कॉन्ग के चेले से कंपेयर करता है, कभी बड़ी कभी छोटी, और उसे बेड से उठने नहीं देता। जब जियांगमो सो जाती है, जिन चाओ चुपचाप सोचता है कि जियांगमो अब एक औरत बन चुकी है और वो खुद भी बदल गया है। वो समझ जाता है कि अब अपनी फीलिंग्स इग्नोर नहीं कर सकता और डिसाइड करता है कि इस न्यू ईयर पर वो जियांगमो को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। नींद में जियांगमो बोलती है कि वो न्यू ईयर गिफ्ट देगी। जिन चाओ धीरे से कहता है कि वो उसका हर गिफ्ट प्यार से एक्सेप्ट करेगा। इसी बीच लिन सुई लियांग यानफेंग के थ्रू जिन चाओ को एक वीडियो भेजता है, मजाक उड़ाते हुए कि उसके बिल्डिंग के बाहर पैना मीरा खड़ी है और शायद जिन चाओ अब मैरिड औरतों में इंटरेस्ट ले रहा है। जिन चाओ गुस्से में लिन सुई से मिलता है और उससे जियांगमो से दूर रहने को कहता है। लिन सुई सी फाइट का प्रपोजल देता है, पर जिन चाओ मना कर देता है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती। फिर लिन सुई रेस का चैलेंज देता है। विनर जियांगमो के साथ सेलिब्रेट करेगा, लूजर उसकी लाइफ से दूर रहेगा। जिन चाओ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। रेस के दौरान लिन सुई जिन चाओ की ड्राइविंग स्किल्स और कार सेटअप नोटिस करता है। वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर जिन चाओ डिलीवरी ड्राइवर के एक्सपीरियंस से ऑब्स्टिकल्स क्रॉस कर लेता है। लिन सुई इंप्रेस होता है, लेकिन पब्लिक रोड पर अनसेफ ड्राइविंग के लिए उसे डांटता है। जिन चाओ अपनी गलती मानता है और लेसन के लिए थैंक्स बोलता है। लिन सुई उसे 24 आवर्स ऑफ ले मांस के लिए अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है, पर जिन चाओ मना कर देता है। कहता है कि वो अपना करंट काम कंप्लीट करके रेसिंग छोड़ देगा। चैरिटी इवेंट में जियांगमो बैकस्टेज नाना के साथ होती है। नाना उससे कहती है कि अपना ट्रम्प कार्ड सॉन्ग गाए। जिन चाओ का वेट करते करते जियांगमो स्टेज पर चली जाती है और द मून रिप्रेजेंट्स माय हार्ट गाती है, सिर्फ जिन चाओ के लिए। क्राउड में खड़े जिन चाओ को लगता है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही दोनों हैं। बाद में वो जियांगमो को बीच पर ड्राइव पर ले जाता है। जियांगमो मानशी के न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के बारे में बताती है। जिन चाओ पूछता है कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए। जियांगमो मजाक में बोलती है कि उसे मून नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद ही मून है। वो समुद्र की तरफ भागकर विश मांगती है कि जिस
इंसान के लिए उसने गाना गाया वो उसकी फीलिंग्स समझे और हमेशा उसके साथ रहे। शूटिंग स्टार देखकर जिनचाओ भी चुपचाप विश करता है कि वे कभी अलग ना हो। बाद में जियांगमू एक फ्रेंड से मिलती है जो उसे जैंग फैन से दूर रहने की वार्निंग देता है, कहकर कि वो बैड गाय है। फ्रेंड जैंग फैन से इंट्रोड्यूस करवाता है। जैंग फैन बताता है कि जिनचाओ को जो पैकेज डिलीवर हुआ था उसमें कार के कंप्लीट स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट्स थे जो उसके इंजीनियर भाई ने मंगवाए थे। ये सुनकर जियांगमू टेंशन में जिनचाओ से पूछती है। जिनचाओ कंफर्म करता है कि हाँ, ब्लूप्रिंट्स मिले हैं और बताता है कि वो कल कार रिलेटेड काम के लिए शहर छोड़कर जाने वाला है। पान काई जियांगमू को एक मिस्टीरियस सीनियर के बारे में बताता है जिसका नाम टाओकी था और जिसे लोग डेथ के नाम से जानते थे। टाओकी पढ़ाई में भी टॉप स्टूडेंट था और स्ट्रीट रेसिंग में भी सबसे तेज। उसकी स्पीड इतनी खतरनाक थी कि जो भी उसके साथ रेस करता तुरंत हार जाता। लोग मजाक में कहते कि उसके ओपोनेंट्स पहले 7 दिन भी नहीं निकाल पाते। लेकिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से 1-2 महीने पहले टाओकी अचानक गायब हो गया। उसकी कार कन्फिस्केट हो गई थी जबकि उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे और फिर वो कभी वापस नहीं दिखा। बाद में जियांगमू जिनचाओ को मैसेज करती है और मजाक में कहती है कि वो घर का रास्ता भूल गई है। जिनचाओ पहले मना कर देता है। तब जियांगमू अपनी वाटर बॉटल की फोटो भेजती है क्राइंग इमोजी के साथ। जिनचाओ बॉटल के कैप में एक मेल क्लासमेट का रिफ्लेक्शन देख लेता है और तुरंत स्कूल पहुंच जाता है। एक लड़का जियांगमू को घर छोड़ने आया होता है लेकिन जिनचाओ बिल्कुल खुश नहीं होता। वो सीधा जियांगमू का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो घर चलते हैं। उसके बाद वानकिंग जियांगमू से एक सीसाइड रेस्टोरेंट में मिलती है। दोनों ड्रिंक्स पीते हैं और वानकिंग अपने दिल की बात बताती है। वो कहती है कि उसे जिनचाओ से बहुत पहले से प्यार है। वानकिंग याद करती है कि कैसे जिनचाओ पहली बार वान्स ऑटो शॉप में अप्रेंटिस के रूप में आया था। वो सिर्फ हैंडसम नहीं बल्कि फोकस्ड और इंटेलिजेंट भी था। दूसरे मैकेनिक्स के नहीं जिनचाओ हमेशा पढ़ाई करता रहता, नोटबुक्स भर भर के नोट्स लिखता। वानकिंग बताती है कि जिनचाओ ने अपनी बहन जिन शिन के अर्जेंट हार्ट ऑपरेशन के लिए पैसा जोड़ने के लिए कितनी मेहनत की। उसने एक सस्ती यूज्ड कार को मॉडिफाई करके महंगी प्राइस पर बेचा और रातों को जाग जाग कर काम करके पैसा जमा किया। लेकिन बाद में उस कार का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि उसमें इलीगल मॉडिफिकेशंस थे। ड्राइवर की टांग जख्मी हो गई। गलती जिनचाओ की नहीं थी बल्कि वान डायोंग ने कार के पार्ट से छेड़खानी की थी। फिर भी वर्कशॉप ने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए चुप रहना चुना और सारा ब्लेम जिनचाओ पर आ गया। इतनी नाइंसाफी के बाद भी जिनचाओ ने जिम्मेदारी ली और गराज में काम करता रहा। धीरे धीरे उसने वानसेंग बैंक का ट्रस्ट जीत लिया। उसके दोस्त सान लाई ने कंपनसेशन के लिए अपना रेस्टोरेंट तक बेच दिया लेकिन वान किंग की मदद लेने से जिनचाओ ने मना कर दिया। ये सब सुनकर जियांगमू का दिल भर आता है। वो रेस्टोरेंट में ही जिनचाओ को गले लगा लेती है रोती हुई और प्रॉमिस करती है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। वान किंग जो थोड़ी नशे में होती है जिनचाओ से अपने फादर और गराज की गलतियों के लिए माफी मांगती है लेकिन जिनचाओ बिना कुछ बोले जियांगमू को उठाकर वहां से ले जाता है। बाद में उसकी नजर जियांगमू के पैर पर पड़े ब्रूजेस पर पड़ती है। परेशान होकर पूछता है पर जियांगमू बताती है कि ये बस एक्सीडेंट से हुए हैं। फिर वो सीधा कहती है कि चाहे वानकिंग कितनी भी अच्छी हो जिनचाओ उससे प्यार नहीं कर सकता। वो बोलती है अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ये सुनकर जिनचाओ क्लियरली नर्वस हो जाता है। बाद में सानलाई जिनचाओ को बताता है कि वानकिंग नशे में गराज आई थी और अपना वन साइडेड प्यार कन्फेस कर रही थी। वो पास्ट की सारी नाइंसाफी भी याद दिलाता है। साथ ही सानलाई जियांगमू की तारीफ करता है। स्मार्ट, सुंदर, काइंड, बस थोड़ी पिकी ईटर है पर क्यूट वे में। जब सानलाइट जिनचाओ से पूछता है कि उसके दिल में जियांगमू के लिए क्या है, जिनचाओ बस मुस्कुरा देता है क्योंकि वो जानता है कि जियांगमू हमेशा से उसके दिल में थी। इसी बीच हे ज़ैंग जो वानकिंग के प्यार का सच सुन चुका होता है अकेला रह जाता है, पूरी तरह डिसअपॉइंटेड। न्यू ईयर पास आता है। झाओ मेजुआन सोचती है कि जियांगमू को अपने साथ ले जाए लेकिन जियांग कियांग कॉन्फिडेंटली मना कर देता है। वो जियांगमू को एक बड़ा रेड एनवेलप देता है ताकि उसे किसी चीज़ की कमी ना हो लेकिन जियांगमू डिसाइड करती है कि वो जिनचाओ के साथ ही रहेगी। वो बारिश में भीगती हुई जिनचाओ और गराज के वर्कर्स के साथ न्यू ईयर डिनर में आती है। जिनचाओ उसके ठंडे हाथ अपनी पॉकेट में डालकर गर्म करता है। तब जियांगमू उसके गले का पेंडेंट नोटिस करती है जिसमें लिखा होता है यर्निंग डे एंड नाइट। सानलाई की बातों को याद करके जियांगमू का दिल खुशी से भर जाता है। उसे लगता है कि जिनचाओ का दिल पूरी तरह उस पेंडेंट से जुड़ा हुआ है और अब वो पेंडेंट उसी का सिंबल बन चुका है। उस दिन तो ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ अच्छी लग रही हो। जो चीज़ उसे पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, जैसे सॉफ्ट वाले डम्पलिंग्स, वे भी टेस्टी लगने लगते हैं। मस्ती में वो जिनचाओ से कहती है कि उसके लिए मीट बॉल्स और सोडा ले आए और जिनचाओ बिना किसी शिकायत के तुरंत ले आता है। ये सब देखकर जिन फेंगजी मुस्कुराते हुए कहता है कि रेसिंग में नेविगेटर का रोल लवर जैसा होता है। जिनचाओ बहुत कम लोगों पर भरोसा करता है और जियांगमू का उसके साथ होना खुद में बहुत स्पेशल बात है।
रात को जब महजोंग चल रहा होता है, जिन चाओ चुपके से जियांगमू को एक रेड एनवेलप देता है और हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। उसके बाद सानलाई और बाकी लोग भी गिफ्ट्स देते हैं। काउंटडाउन शुरू होता है, आसमान में फायरवर्क्स चमक उठते हैं और जियांगमू खुशी से जिन चाओ को न्यू ईयर विश करती है। इसी बीच एक बहुत सॉफ्ट मोमेंट आता है। जियांगमू जिन चाओ के गले से पेंडेंट निकाल लेती है और कहती है कि अब उसे इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वो खुद उसके साथ है। फिर वो मजाक में कहती है कि उसे बचपन की तरह उठाकर ऊपर ले जाए। जिन चाओ मना नहीं करता और उसे उठा लेता है। दरवाजे पर पहुंचकर जियांगमू उससे टाइटली हग कर लेती है। दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं। बिना कुछ कहे ही इमोशन समझ आ जाते हैं। जियांगमू शर्माकर रूम में चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आकर कहती है कि रात भर जागकर स्टोरीज सुनाओ जैसे बचपन में होता था। जिन चाओ कहता है कि वो अब बच्ची नहीं रही, पर जियांगमू बोलती है कि उसके सामने वो हमेशा बच्ची ही रहेगी। आखिर जिन चाओ मान जाता है और 1 घंटे तक उसके साथ बातें करता है। अगली सुबह प्रैक्टिस ट्रैक पर जियांगमू जिन चाओ को सरप्राइज देती है। वो ड्रिफ्टिंग करके जमीन पर एक बड़ा सा हार्ट बना देती है। ये उसका न्यू ईयर गिफ्ट होता है। वो बताती है कि ये टेक्निक उसने सैनलाई से सीखी, जो कहता था कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने का बेस्ट तरीका ड्रिफ्टिंग है। जिन चाओ बहुत इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। फिर वो भी ड्रिफ्टिंग करता है और उसके हार्ट के पास एक और हार्ट बना देता है, जिसमें एक एरो दोनों हार्ट्स को क्रॉस करता है। ये उसका रिटर्न गिफ्ट होता है। बाद में तीनों एक लाइवली टेम्पल फेयर जाते हैं। सैनलाई उन्हें विशिंग ट्री या ट्री गॉड के बारे में बताता है, जो प्यार के लिए बहुत पावरफुल माना जाता है। जियांगमू अपनी विश लटकाती है और लाउड में बोलती है कि सब सेफ और हेल्दी रहें, और साथ ही एक स्पेशल ब्लेसिंग चाओ और मेरे लिए। जब सैनलाई मजाक करता है कि उसके बहुत एडमायरर्स होंगे, जियांगमू कॉन्फिडेंटली कहती है कि उसका सिर्फ एक ही प्यार है। ये सुनकर जिन चाओ हल्की सी स्माइल करता है। क्राउड में लायन डांस के दौरान जियांगमू इंस्टिंक्टिवली जिन चाओ का हाथ पकड़ लेती है और गलती से उसके गाल पर लिप्स लग जाते हैं। जिन चाओ 1 सेकंड के लिए शॉक हो जाता है, पर दिल ही दिल में खुश हो जाता है। वापस जाते वक्त उनका सामना वॉन्स ऑटो शॉप के लोगों से हो जाता है। है झांग वार्निंग देता है कि जिन चाओ जिकुग्वान के बिजनेस में इंटरफियर न करे, जबकि वॉन शैंग बैंग उसे प्रेशराइज करता है कि उसका दामाद बन जाए। इस सब के बीच जिन चाओ बिना डरे जियांगमू का हाथ सबके सामने पकड़ लेता है। टेंशन बढ़ने ही वाली होती है कि सैनलाई आ जाता है और वॉन शेंग बैंग को पुराने डेट्स याद दिला देता है और क्लियरली बोलता है कि वो जिन चाओ के साथ खड़ा है। तभी कुछ एल्डरली टूरिस्ट्स आ जाते हैं और सिचुएशन थोड़ी शांत हो जाती है। जियांगमू मौका देखकर जिन चाओ का हाथ पकड़कर वहां से निकाल ले जाती है। दूसरी तरफ वॉन किंग गुस्से और दुख में पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकाल रही होती है झांग उसके हाथों पर पट्टी बांधता है और उसे संभालता है। रोते हुए वॉन किंग बोलती है, तुम उसकी जगह नहीं ले सकते। है झांग गुस्से में जिन चाओ के गैरेज आता है और उसे कन्फ्रंट करता है। वो कहता है कि वॉन किंग सिर्फ जिन चाओ की वजह से रो रही है। जिन चाओ बिल्कुल शांत रहता है और है झांग को समझाता है कि बेकार के जोश में कुछ गलत न करे। वो सीधा बोल देता है कि उसकी ज़िंदगी में अब एक ऐसी इंसान है जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है, और बस वही उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगली सुबह जब जियांगमू अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है जिन चाओ पहले से ही बाहर वेट कर रहा है। वो शॉक हो जाती है और तुरंत वापस रूम में भागकर जल्दी जल्दी मेकअप करती है। थोड़ी देर बाद वो पूरी तैयार होकर बाहर आती है, बिल्कुल एलिगेंट लग रही है, जैसे ब्रेकफास्ट डेट के लिए रेडी हो। जिन चाओ उसकी ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। थोड़ी देर बाद जियांगमू नोटिस करती है कि जिन चाओ सीढ़ियों के पास बैठकर सिगरेट पी रहा है। क्यूरियस होकर वो भी ट्राई करना चाहती है, लेकिन जिन चाओ तुरंत सिगरेट ले लेता है और कहता है कि वो बाकी रेसिंग वाली लड़कियों जैसी नहीं है। जियांगमू मजाक में उससे पूछती है कि फिर वो अलग कैसे है, और जिद करती है कि उसे प्रिटी बोले। वो कहती है कि अगर जिन चाओ ने नहीं बोला तो वो उसे भैया कहना बंद कर देगी। जिन चाओ हंस कर बस इतना पूछता है, तुम कौन सा जवाब सुनना चाहती हो। इसी बीच लिन सुई जिन चाओ के लिए इम्पोर्टेड कार पार्ट्स भेजता है, लेकिन जिन चाओ उन्हें लेने से मना कर देता है। वो अपने हाथ से बनाए पार्ट्स पर ही भरोसा करता है। जब वो अपनी RX-7 को टेस्ट ड्राइव करता है तो इंजन में नॉकिंग होती है, क्योंकि इंजन ज्यादा गर्म हो रहा होता है। जिन चाओ अपने पिता जिन कियांग से एडवाइस लेता है। जिन कियांग समझाते हैं कि प्रॉब्लम पार्ट्स की नहीं, कूलिंग सिस्टम की है। वो एक स्मार्ट आइडिया देते हैं, ट्रंक से पानी स्प्रे करने का सिस्टम। जिन चाओ को ये आइडिया बहुत पसंद आता है।
बाद में जिन चाओ लिन सुई के लिए टेकअवे डिलीवर करता है और उसे बताता है कि अब उसे उसके पार्ट्स की जरूरत नहीं। लिन सुई ऑनलाइन रिव्यू में मजाक में जिन चाओ को डैम हॉट लिख देता है। जिन चाओ गुस्से में कॉल करके रिव्यू डिलीट करने को कहता है। लिन सुई कहता है कि वो तभी डिलीट करेगा जब जिन चाओ उसके लिए फ्राइड राइस बनाएगा। जिन चाओ मान जाता है। 2 दिन तक जिन चाओ नहीं दिखता तो जियांगमू को टेंशन होने लगती है। उसे डर लगता है कि कहीं वो किसी डेंजर में ना हो। उधर रेस चल रही होती है। जिन चाओ एक एक करके सब कार्स को ओवरटेक करता है, बस लियांग यान फेंग की 350Z ही आगे होती है। लिन सुई कॉन्फिडेंटली कहता है कि जिन चाओ कुछ ना कुछ कर लेगा, और सच में जिन चाओ हेडलाइट्स बंद कर देता है ताकि हवा का प्रेशर कम हो। टर्न पर अचानक लाइट्स ऑन ऑफ करता है जिससे लियांग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जिन चाओ उसे ओवरटेक करके फर्स्ट आ जाता है। कमेंटेटर्स उसकी डेयरिंग ड्राइविंग की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि बिना इंपोर्टेड पार्ट्स के भी उसकी RX-7 700 हॉर्स पावर क्रॉस कर गई बिना ओवरहीट हुए। रेस जीतने के बाद भी जिन चाओ सेलिब्रेशन स्किप कर देता है क्योंकि उसे जियांगमू का मैसेज आ जाता है। वो रात भर ड्राइव करके मानशी वापस आ जाता है। अगली सुबह वो फिर से नीचे वेट करता है उसे स्कूल छोड़ने के लिए। जियांगमू थोड़ा सा कंप्लेन करती है कि वो हमेशा बिजी रहता है। स्कूल गेट पर उतरते वक्त वो थोड़ा रुक जाती है। जिन चाओ प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है कि शाम को कुछ टेस्टी बनाकर खिलाएगा। तब जाकर जियांगमू खुशी से अंदर जाती है। बाद में दोनों मार्केट जाते हैं क्योंकि जियांगमू सैनलाई के लिए स्क्विरल शेप्ड मैंडलिन फिश बनाना चाहती है। मार्केट में जियांगमू किसी आदमी को पहचानने लगती है जो शायद गैरेज आया था, लेकिन जिन चाओ कैजुअली बोल देता है कि हर कस्टमर याद नहीं रहता। वो उसके लिए 2 डिब्बे स्ट्रॉबेरीज भी खरीदता है। मजाक में कहता है कि उसे खुद खाने के लिए चाहिए। किचन में जियांगमू ऑनलाइन रेसिपी फॉलो करती है, लेकिन तेल छींटे पड़ते ही डर जाती है। जिन चाओ तुरंत आगे आकर कुकिंग संभाल लेता है। डिनर के टाइम सैनलाई और बाकी सब लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं। जिन चाओ प्राउडली बोलता है कि खाना जियांगमू ने बनाया है। सॉस के बारे में पूछने पर जियांगमू बोल देती है कि इसमें व्हाइट वाइन है। जिन चाओ उसकी गलती समझ जाता है लेकिन कुछ नहीं बोलता ताकि मोमेंट स्पॉइल ना हो। वाइन पीने के बाद जियांगमू का चेहरा लाल हो जाता है। जिन चाओ फोन पर बात कर रहा होता है। जियांगमू चुपके से जिन चाओ के पास जाती है, टिप्टो पर खड़ी होती है और उसे किस कर लेती है। जिन चाओ सरप्राइज में पूछता है कि क्या वो ड्रंक है। जियांगमू कॉन्फिडेंटली कहती है, मैं बिल्कुल सोबर हूँ। थोड़ी सी ड्रिंक के बाद जियांगमू जिन चाओ से पूछती है कि फाउंडेशन को उसके बाद उसे कौन सी स्कूल अप्लाई करनी चाहिए। जिन चाओ शांति से कहता है कि ये बात उसे अपनी माँ से डिस्कस करनी चाहिए। तब जियांगमू सच बताती है कि उसकी माँ चाहती है कि वो कनाडा शिफ्ट हो जाए और क्लियरली नहीं चाहती कि जियांगमू यहाँ रहे। थोड़ा क्यूरियस होकर जियांगमू पूछती है कि अगर वो चली गई और लंबे समय तक वापस ना आई तो क्या जिन चाओ उसे मिस करेगा। जिन चाओ चुप रह जाता है। इसी साइलेंस में जियांगमू अचानक आगे बढ़कर उसे किस कर लेती है। जिन चाओ शॉक में पूछता है, तुम पागल हो क्या? लेकिन जब जियांगमू दोबारा किस करती है तो जिन चाओ भी अपना कंट्रोल छोड़ देता है और कहता है, मैं भी शायद पागल हो गया हूँ, और उसे टाइटली हग कर लेता है। उनका ये इमोशनल मोमेंट तब इंटरप्ट हो जाता है जब सैनलाई और बाकी फ्रेंड्स आ जाते हैं। दोनों थोड़े एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। सैनलाई सजेस्ट करता है कि जब वेदर क्लियर होगा तो सब मिलकर केबल कार के साथ हाइकिंग प्लान करेंगे, और दोनों हाँ कह देते हैं। पार्टी के दौरान क्रेजी जिन मजाक में अनाउंस करता है कि सेलिब्रेशन जिन चाओ के अलायंस में 3rd रैंक के लिए है, जबकि कोई टीज करता है कि शायद ड्रिंकिंग में टॉप 3 के लिए हो। जिन चाओ चुपचाप जियांगमू का हाथ पकड़ लेता है और जियांगमू शर्मा कर उसका हाथ दबा देती है। पार्टी के बाद जिन चाओ जियांगमू को नीचे तक ले जाता है और पिगी बैक पर उसके रूम तक छोड़ता है। जियांगमू उससे चिपकी रहती है, लेकिन जिन चाओ सॉफ्टली कहता है कि पहले रेस्ट करो, बात बाद में करेंगे जब तुम सोबर होगी। जब जियांगमू सो जाती है, जिन चाओ उसे केयरफुली बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट उड़ा देता है। नींद में जियांगमू थोड़ा हिलती है, अपने लिप्स को टच करती है, हल्की सी स्माइल करती है और फिर सो जाती है। अगली दोपहर जियांगमू हेडेक के साथ उठती है। उसे कल रात का केस याद आता है और वो वरी करती है कि कहीं जिन चाओ को न लगे कि सब इम्पल्सिव था। वो खुद मानती है कि मोमेंट थोड़ा जल्दी हो गया था, लेकिन वो फुली अवेयर थी। वो जिन चाओ को मैसेज करती है, मैं जाग गई हूँ। जिन चाओ रिप्लाई करता है और कहता है, गराज में वेट करो। जियांगमू स्नैक्स लेकर गराज पहुंचती है और पेशेंटली वेट करती है जब तक जिन चाओ कार टेस्टिंग के काम में बिजी रहता है। जब जिन चाओ आता है, वो पूछता है कि क्या अब वो सोबर है और क्या उसे कोई रिग्रेट है। जियांगमू क्लियरली कहती है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है, बस मोमेंट थोड़ा हेस्टी था।
फिर जिनचाओ उसे अपने रूम में ले जाता है, ड्रॉर से एक पेंडेंट निकालता है और बताता है कि वो पहली बार किसी के लिए सीरियस हुआ है। वो वॉर्न करता है कि जब वो सीरियस होता है तो फिर पीछे नहीं हटता। जियांगमो इमोशनल होकर कहती है कि वो भी अपना डिसीजन नहीं बदलेगी। जिनचाओ बताता है कि ये पेंडेंट उसकी बर्थ मदर की निशानी है और उसे प्यार से जियांगमो के गले में पहना देता है। कहता है कि बाकी कहानी बाद में बताएगा। स्नैक्स देखकर वो मजाक में पूछता है, मूव इन हो रही हो क्या? जियांगमो शर्माकर कहती है कि बस एक रात रुकना चाहती हूँ क्योंकि पापा का राउटर खराब है और वाईफाई नहीं है। मिसेस झाओ से कॉल कंफर्म करने के बाद जिनचाओ मान जाता है। बाद में जिनचाओ जियांगमो को कॉफी देता है। जियांगमो सरप्राइज होती है कि कॉफी स्वीट है। जिनचाओ कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसे जिंदगी में बिटरनेस महसूस हो। जियांगमो उसकी कॉफी टेस्ट करती है, कड़वी लगती है और तब जिनचाओ उसे पैशन के साथ किस करता है और जेंटली बेड पर पुश कर देता है। अलग होने के बाद भी जियांगमो उसे बहुत मिस करती है। वो मैसेज करती है और जिनचाओ सच में उसके घर आ जाता है। सस्पिशन से बचने के लिए वो जिनकियांग को बहाना देता है कि कार्ड गेम पॉइंट्स रिडीम करने आया है। जियांगमो इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए आया था। जिनचाओ बताता है कि एक एजेंट ने गराज बेचने के लिए कॉन्टैक्ट किया है और वो बस 1 महीने और गराज चलाएगा। वो एक्सेप्ट करता है कि वो जियांगमो को मिस कर रहा था और जियांगमो भी वही कहती है। मस्ती में वो एक ग्रेप गिरा देती है और जब जिनचाओ झुकता है वो उसे किस कर लेती है। बाद में जिनचाओ वापस जाता है और प्रॉमिस करता है कि डिनर के लिए फिर आएगा। उसके मैसेज के बाद जियांगमो बालकनी में जाती है और देखती है कि जिनचाओ अपनी कार का ट्रंक खोलता है जहां से रंग बिरंगे बलून्स आसमान में उड़ जाते हैं। ये उसके बचपन की क्लाउड हाउस ट्रिप ड्रीम जैसा होता है जो उसके लेट भाई ने प्रॉमिस किया था। जियांगमो सोचती है कि किस्मत ने 10 साल की उम्र में उसका भाई छीन लिया था और 20 साल में जाकर उसे वापस लौटा दिया। वो जिनचाओ को बताती है कि उसके पास न्यू ईयर गिफ्ट है लेकिन बताती नहीं। जिनचाओ स्माइल के साथ कहता है कि वो जो भी देगी उसे पसंद आएगा और उसे सोने को कह देता है। जियांगमो खुशी खुशी किचन में शेफ बन जाती है। जिनचाओ प्यार से उसकी एप्रन बांधता है और कुकिंग में हेल्प करता है। खाना बनाते वक्त गलती से केचप जिनचाओ की शर्ट पर गिर जाता है। वो शर्ट चेंज करने रूम में जाता है और जियांगमो भी पीछे चली जाती है। जिनचाओ को देखकर जियांगमो थोड़ी शर्मा जाती है पर अपनी एडमिरेशन छुपा नहीं पाती। जिनचाओ मजाक में उसे अपनी गोद में बिठा लेता है ताकि वो ब्लैक शर्ट पहना दे। दोनों के बीच एक सॉफ्ट रोमांटिक मोमेंट होता है। तभी अचानक जियाओ में जुआन और जिनकियांग घर वापस आ जाते हैं। जियांगमो घबरा जाती है और जिनचाओ को छिपने को कहती है पर जिनचाओ शांति से कहता है कि अपने ही घर में उसे किसी से डर या गिल्ट नहीं। तब छोटी शिन अपना टैबलेट ढूंढने आ जाती है। जिनचाओ पहले बाहर निकलता है और फिर जियांगमो आती है। शिन चुपचाप सब देख लेती है जैसे उसे सब समझ आ गया हो। डिनर के टाइम फैमिली वो मछली खाती है जो जिनकियांग पकड़ कर लाया था। जियाओ में जुआन नोटिस करती है कि जियांगमो के आने के बाद जिनचाओ ज्यादा घर आने लगा है। जिनकियांग कहता है कि ये दोनों बचपन से ही हमेशा साथ रहे हैं। शिन सीधा पूछ लेती है कि क्या जियांगमो जिनचाओ को पसंद करती है और याद दिलाती है कि एक बार जियांगमो उसे ना मिलने पर रो भी पड़ी थी। जियांगमो बात घुमाकर कहती है कि वो लेटर्स देखकर रोई थी जो छुपे हुए मिले थे। टेबल के नीचे वो मजाक में जिनचाओ को छेड़ती है जिससे हल्का सा ऑकवर्ड टेंशन बन जाता है। बाद में सब यॉट पर जाते हैं। जिनकियांग फिशिंग एंजॉय करता है लेकिन जियांगमो एक भी फिश नहीं पकड़ पाती। जियाओ में जुआन कैजुअली जिनचाओ से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है। जिनचाओ कहता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। जियांगमो मजाक में वानशिंग का नाम लेकर कहती है कि वो हॉट है। जिनचाओ धीरे से कहता है कि जियांगमो बहुत बोलती है। जब वो दोनों चुपके से पास आते हैं तब जियाओ में जुआन और शिन ऑलमोस्ट पकड़ लेती हैं, इसलिए जिनचाओ पानी में कूद जाता है। बाद में शिन आइसक्रीम लाती है और जियांगमो को 2 देने पर जोर देती है जैसे उसे सब पता हो। गराज में जियांगमो पीछे से जिनचाओ को हग करती है जब वो काम कर रहा होता है। तब सानलाई अचानक आ जाता है। जियांगमो तुरंत बहाना बना लेती है कि वो जिनचाओ की सफेद बाल निकाल रही थी। सानलाई मजाक उड़ाता है और जिनचाओ उसे तुरंत भेज देता है। अकेला टाइम मिलते ही दोनों का एक और इमोशनल मोमेंट होता है लेकिन सानलाई दोबारा आ जाता है और शॉक में भाग जाता है। रात को दोनों मीटियोर शावर देखने जाते हैं। जिनचाओ जियांगमो को स्ट्रॉबेरीज खिलाता है। आसमान में शूटिंग स्टार्स देखकर जियांगमो विश करती है कि वो हमेशा साथ रहे। जिनचाओ उसे अपने पास खींचकर कहता है कि उसकी विश पहले ही पूरी हो चुकी है। थोड़े दिन बाद जियांगमो एक चैरिटी परफॉर्मेंस करती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। उसे सेंटर पोजीशन गॉडेस कहा जाता है। शो से पहले जिनचाओ उसकी आईडी फोटो लेने में मदद करता है और ये दोनों की पहली प्रॉपर फोटो होती है। बाद में जियांगमो नाना के साथ नाइट मार्केट जाती है लेकिन अचानक उसे जिनचाओ एक बार में एक फॉरेन वुमन के साथ दिखता है। सीन देखकर उसका दिल टूट जाता है। जिनचाओ उसे देखकर पीछे आना चाहता है पर पुलिस ऑफिसर उसे याद दिलाता है कि वो अंडरकवर मिशन पर है। बाद में जिनचाओ जियांगमो के
घर के पास उसे मिलता है। जियांगमू इमोशंस में उसे थप्पड़ मारती है। जिनचाओ उसे टाइट हग में ले लेता है और बार-बार सॉरी कहता है बिना कुछ एक्सप्लेन किए। दूर से जियाओ मेजुआन ये सब देख लेती है और शॉक हो जाती है, समझ जाती है कि दोनों के बीच सिर्फ नॉर्मल रिलेशन नहीं है। जियांगमू सीधा झाओ मेइजुआन के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि जो कुछ उन्होंने देखा है वो प्लीज उसके फादर को ना बताएं। मिसेस झाओ, जो सालों से जिनचाओ को स्ट्रगल करते देख रही थी, अच्छे से जानती थी कि जिनचाओ एक हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल लड़का है। वो सच में चाहती थी कि जिनचाओ खुश रहे, लेकिन साथ ही जियांगमू को वार्न करती है कि उसकी बायोलॉजिकल माँ जियांग यिंग हान कभी भी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तब जियांगमू इमोशनल होकर कन्फेस करती है कि जिनचाओ ही एकमात्र रीज़न था जिसकी वजह से वो मानशी आई और उसी के लिए उसने यहीं रहने का डिसीजन लिया। जियांगमू की सिंसियरिटी देखकर मिसेस झाओ पिघल जाती है और कहती हैं कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगी और जियांगमू को रेस्ट करने के लिए बोलती हैं। इसी वक्त सानलाइट जिनचाओ से कन्फ्रंट करता है। वो क्लियरली बोलता है कि जिनचाओ के अराउंड बहुत डेंजर है और जियांगमू को सच जानना चाहिए, ना कि झूठ से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जिनचाओ कहता है कि वो सब कुछ सिर्फ जियांगमू की सेफ्टी के लिए छुपा रहा है, क्योंकि अगर उसे सच पता चल गया तो वो हमेशा डर में जिएगी। सानलाई गुस्से में इस बात को रिजेक्ट करता है और बोलता है कि जियांगमू कोई वीक लड़की नहीं है जिसे शेल्टर चाहिए, बल्कि वो इतनी स्ट्रांग है कि रियलिटी फेस कर सकती है। फिर भी जिनचाओ जिद्दी रहता है और मानता है कि वो सब कुछ अकेला हैंडल कर लेगा। दूसरी तरफ वान चिंग भी जिनचाओ के अलायंस में इन्वॉल्व होने को लेकर बहुत परेशान होती है। जब वो जियांगमू से मिलती है तो उसे रिक्वेस्ट करती है कि जिनचाओ को रोके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पीछे के लोग बहुत डेंजरस हैं और जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इस बात के बाद जियांगमू जिनचाओ को ढूंढकर मिलती है और उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेगा। जियांगमू को लगता है शायद जिनचाओ पैसों के लिए अपनी जान रिस्क कर रहा है, इसलिए वो ऑफर करती है कि वो उसकी मदद करेगी, क्योंकि उसकी माँ घर बेच रही है और उसके लिए पैसे छोड़कर जाने वाली है। जिनचाओ शांति से बोलता है कि पैसा उसका रीज़न नहीं है। शावर के बाद जियांगमू धीरे से अलायंस और उस रेस के बारे में पूछती है जिसमें वो अननोइंगली इन्वॉल्व हो चुकी थी। जिनचाओ टॉपिक अवॉइड करता है और बोलता है कि उसे जितना कम पता होगा उतना ही अच्छा है। वो प्रॉमिस करता है कि वो सिर्फ थोड़ा पैसा कमाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 हफ्तों में सब छोड़ देगा। उस रात जिनचाओ नदी के पास सानलाई से मिलता है और मानता है कि वो थोड़ा एरोगेंट हो गया था। वो प्रॉमिस करता है कि सही वक्त आने पर वो सब कुछ जियांगमू को सच सच बताएगा। सानलाई अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देता है और बोलता है कि उसके फादर की साइलेंस की वजह से उनकी फैमिली हमेशा डर में जीती रही और जिनचाओ को भी वही गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगले दिन वान छिंग रिपेयर शॉप आती है और देखती है कि जिनचाओ की कार बुरी तरह से तोड़ दी गई है। सानलाई को तुरंत शक होता है कि ये वान जी के लोगों का काम है। जब जिनचाओ वान छिंग को देखता है वो गुस्से में आ जाता है और उसे हार्शली वहां से निकल जाने को बोलता है, चाहे वो कह रही हो कि वो वॉर्न करने आई थी। जब जिनचाओ रियलाइज करता है कि इस सब से जियांगमू डर गई है तो वो सॉफ्ट हो जाता है और उसे एक चाइल्डहुड मेमोरी याद दिलाता है। बोलता है कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। फिर वो जियांगमू को सेफ्टी के लिए जिन क्यांग के घर भेज देता है। गुस्से में भरा जिनचाओ सीधा हे झांग के पास जाता है और उसे पंच कर देता है। उधर जियांगमू के डाउट्स और स्ट्रांग हो जाते हैं जब वो मार्केट में ऑफिसर लू को देखती है और याद करती है कि पहले भी उसे जिनचाओ के साथ देखा था। उसे लगता है कोई सीक्रेट कनेक्शन है, इसलिए वो ऑफिसर लू का पीछा करती है और पान काय का यूज करके खुद को नोटिस होने से बचाती है। बाद में ऑफिसर लू जिनचाओ को वार्न करता है कि अपकमिंग माउंटेन ऑब्स्टिकल रेस में हे झांग उसका सबसे बड़ा राइवल होगा और कहता है कि जीतना जरूरी है लेकिन सेफ रहना और भी जरूरी है। आखिर जिनचाओ को समझ आ जाता है कि उसकी साइलेंस सिर्फ जियांगमू को हर्ट कर रही है। वो फाइनली डिसाइड करता है कि उसे सच बताना ही होगा। वो रिवील करता है कि जब वान दा योंग ने उसे फ्रेम करके वान जी से बाहर निकलवा दिया था तब एंटी स्मगलिंग ब्यूरो के ऑफिसर लू ने उससे कांटेक्ट किया। पुलिस स्ट्रीट रेसिंग अलायंस का यूज एक बड़े स्मगलिंग गैंग में घुसने के लिए कर रही थी। क्योंकि गैंग बहुत कॉशियस थी, इसलिए रेसर्स को पॉइंट्स अर्न करके कोर मेंबर्स तक पहुंचना पड़ता था। जिनचाओ को इसलिए चुना गया क्योंकि वान शिंग बंग के साथ उसका पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट परफेक्ट कवर बन गया। जिनचाओ एक्सप्लेन करता है कि रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक फ्रंट है जिसका असली काम स्किल्ड लेकिन मजबूर ड्राइवर्स को इल्लीगल कामों में धकेलना है। अगर वो माउंटेन रेस जीतकर गैंग को एक्सपोज कर देता है तो ना सिर्फ उनके क्राइम्स रुकेंगे बल्कि उसका नाम भी साफ हो जाएगा। वो मानता है कि उसकी कार रिपेयर हो सकती है, बस उसे एक ट्रस्टवर्दी वर्कशॉप चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कन्फेस करता है कि वो एक क्लीन इंसान बनना चाहता है, एक ऐसा आदमी जो सच में जियांगमू के लायक हो।
भले ही जियांगमू इस डेंजर से डर जाती है, लेकिन जिन चाओ का बिलीफ स्ट्रांग रहता है। उसे लगता है कि ये काम सिर्फ वही कर सकता है। जियांगमू जिन चाओ को पानकाई से मिलवाने ले जाती है। पानकाई उन दोनों को अपने फादर की फैक्ट्री के चीफ इंजीनियर रेन गुआडोंग से इंट्रोड्यूस करता है। रेन गुआडोंग पहले से ही जिन चाओ को जानता होता है, इसलिए वो बिना ज्यादा सोचे मदद के लिए रेडी हो जाता है। वो डैमेज्ड कार के लिए टेक्निकल ड्राइंग्स और सॉल्यूशंस देता है। जिन चाओ अपनी RX-7 कार को फैक्ट्री के वेयरहाउस में शिफ्ट करता है और वहां आयरन कॉक और शाओयांग के साथ दिन रात काम शुरू करता है, रेन गुआडोंग के गाइडेंस में। बाद में पानकाई बताता है कि उसने ये वर्कस्पेस सिक्योर करने के लिए अपने फादर को धमकी दी थी कि अगर मदद नहीं मिली तो वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम फिर से फेल कर देगा। उसके फादर को पता था कि जिन चाओ का वान कॉरपोरेशन से कॉन्फ्लिक्ट है, फिर भी वो मदद के लिए मान गए। इस बीच सानलाई टीम के लिए खाना और डेली सप्लाईज मैनेज करता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि एक सस्पिशियस कार चुपके चुपके उसका पीछा कर रही है। एक रात डिनर के बाद जिन चाओ पानकाई का शुक्रिया अदा करता है और क्लियरली बोलता है कि ये एहसान सिर्फ उस पर है। वो साफ कह देता है कि जो भी डेट होगा वो खुद चुकाएगा, जियांगमू को बीच में नहीं लाएगा। उसी रात जियांगमू एक सुंदर चीपाओ पहनकर वेयरहाउस आती है और लेट नाइट स्नैक्स लाती है। जब जिन चाओ थोड़ी देर के लिए बाहर हवा लेने जाता है, जियांगमू उसके पास चली जाती है और दोनों शांति से एक दूसरे को हग करते हैं। उस मोमेंट में जियांगमू अपना सपना बताती है कि एक दिन दोनों नानजिंग वापस जाकर एक छोटा सा गैराज या कैफे खोलेंगे जो पहाड़ों के पास होगा, जहां फीनिक्स ट्रीज होंगे और उनका डॉग लाइटनिंग ऑटम के पत्तों में खुला दौड़ सकेगा। जिनचाओ बस इतना कहता है कि थोड़े दिन और वेट करो, वो जल्दी ही जवाब देगा। उनका ये प्यारा मोमेंट तब टूट जाता है जब पानकाई गलती से उन्हें किस करते देख लेता है। वो शॉक हो जाता है, लेकिन तुरंत सिचुएशन समझ जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो उनका रिलेशनशिप सीक्रेट रखेगा। जब कार पूरी तरह से रिपेयर हो जाती है, जिनचाओ जियांगमू को टेस्ट रन के लिए अपना नेविगेटर बनाता है। वो कहता है कि RX-7 ट्रैक के लिए बनी है, लेकिन उसकी किस्मत है उस कार को मास्टर करना। ड्राइव के दौरान वो लोग एक स्ट्रीट सिंगर को सुनने रुकते हैं। जियांगमू भी उसके साथ इंग्लिश सॉन्ग गाने लगती है और जिनचाओ उसे चुपचाप प्यार से देखता रहता है। बाद में जिनचाओ उसके लिए फायरवर्क्स जलाता है और एक नया फाउंटेन पेन गिफ्ट करता है, ये कहकर कि जो पेन जियांगमू ने परफॉर्मेंस के पैसों से खरीदा था वो पुराना हो गया है। उन दोनों की क्लोजनेस और बढ़ जाती है जब जियांगमू को पता चलता है कि जिनचाओ चुपके चुपके उसकी स्केचेस बना रहा है। जिनचाओ बात को हल्का लेने की कोशिश करता है, लेकिन जियांगमू प्यार से कहती है कि वो उसे प्रॉपर्ली ड्रॉ करे जब वो सामने बैठकर पोज देगी। तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। सानलाई किडनैप हो जाता है। जिनचाओ बिना टाइम वेस्ट किए उसका पीछा करता है और सच सामने आता है। पता चलता है कि सानलाई के फादर लाई छीदे पर हेवी गैम्बलिंग डेट है और लोन शार्क्स ने सानलाई को लेवरेज बना लिया है। जिनचाओ उन लोगों को रोकता है और फियर्स फाइट के बाद सानलाई को बचा लेता है। इस इंसिडेंट से सानलाई को स्कूल डेज की एक पुरानी याद आ जाती है। वो याद करता है कि उसे अपने खुले शूलेसेस बांधने से डर लगता था, क्योंकि वो पीछे रह जाने से डरता था। तब जिनचाओ ने कहा था, लेसेस ठीक से बांध लो, मैं वेट करूंगा। प्रेजेंट में जिनचाओ सानलाई का डेट चुकाने में मदद का ऑफर करता है। सानलाई इमोशनल हो जाता है और अपना सपना बताता है, एक दिन छोटा रेस्टोरेंट खोलना और स्ट्रे डॉग्स अडॉप्ट करना, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद जिनचाओ को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सानलाई अकेले अपने फादर को ढूंढने गया है। जिनचाओ तुरंत ऑफिसर लू को कांटेक्ट करता है। उधर सानलाई लोन शार्क्स के पास जाकर डील करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बुरी तरह पीट दिया जाता है। जिनचाओ वहां पहुंचता है और फाइट करता है, लेकिन जब वे लोग सानलाई की जान की धमकी देते हैं, जिनचाओ रुक जाता है और खुद मार खा लेता है जब तक पुलिस नहीं आ जाती। बाद में सानलाई अपने फादर से फेस टू फेस बात करता है और बोलता है कि ये आखिरी बार था जब वो अपने गैम्बलिंग के लिए सैक्रिफाइस करेगा। कुछ टाइम बाद जियांगमू जिनचाओ को लेगो स्पेस रॉकेट गिफ्ट करती है। दोनों बैठकर बात करते हैं कि इसे असेंबल करना कितना मुश्किल है। तब उनकी नज़र लाइटनिंग पर पड़ती है, जो मिट्टी से पूरा गंदा हो चुका है। दोनों मिलकर डॉग को क्लीन करते हैं, हंसते हैं। जिनचाओ जियांगमू को उसकी स्विमिंग स्किल्स पर टीज करता है और उसे क्लीन क्लोथ्स ढूंढने में मदद करता है। कपड़े चूज करते वक्त जिनचाओ खुद को रोक नहीं पाता और जियांगमू को प्यार से अपनी तरफ खींचकर एक सॉफ्ट सा किस करता है। रात को दोनों साथ लेटे हुए बात करते हैं। जियांगमू को अपकमिंग माउंटेन ऑब्स्टिकल रेस की टेंशन हो रही होती है। जिनचाओ उसे शांत करता है और बताता है कि ऑफिसर लू ने उसे ऑब्स्टिकल्स का कंप्लीट मैप दे दिया है। जब जियांगमू समझती है कि अलायंस के अंदर और भी लोग पुलिस की मदद कर रहे होंगे, जिनचाओ हाँ में सिर हिला देता है। वो कहता है कि भले ही वो ओपनली रेस कर रहा हो, लेकिन बहुत से लोग चुपचाप शैडोज में काम कर रहे हैं ताकि
कोई एक्सपोज ना हो। उस रात जिनचाओ अकेला बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखता रहता है। उसके दिल में सिर्फ एक ही सोच होती है, ये रेस जीतना, अपनी डेंजरस जिंदगी खत्म करना और जियांग मो को एक क्लीन और सेफ फ्यूचर देना। वो मन ही मन अपने पेरेंट्स से प्रे करता है कि वो सेफली वापस आ सके। अगली सुबह लिन सुई जिनचाओ से मिलने आता है और उसे एक हाईटेक रेसिंग सूट देता है जो फायर प्रूफ और हीट रेजिस्टेंट होता है। जिनचाओ इसे लाइटली लेता है, लेकिन लिन सुई इंसिस्ट करता है कि इमरजेंसी में ये कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स देकर उसकी जान बचा सकता है। बाद में जियांग मू फोन करती है और जिनचाओ प्रॉमिस करता है कि अगले दिन उसे घूमने ले जाएगा। जियांग मू उससे पक्का वादा करवाती है कि वो प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। शाम को जियांग मू गैरेज में सानलाई के साथ बेचैनी से वेट कर रही होती है। तब लियांग यान फैंग बुरी खबर लाता है। ऑफिसर लू को शक है कि अलायंस को पता चल गया है कि उनके बीच कोई अंडरकवर है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जिनचाओ प्लान्ड रूट फॉलो पाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा और मार दिया जाएगा। जिनचाओ का फोन नहीं लगने पर जियांग मू घबरा जाती है और सान लाई और जिन द मैडमैन के साथ रेस साइड की तरफ भागती है उसे रोकने के लिए। माउंटेन के पास वानशिंग बैंक के लोग उनका रास्ता रोक लेते हैं। जियांग मू वान किंग का सामना करती है, जिसके दिल में अभी भी नफरत भरी होती है। जब वान किंग कहती है कि रास्ता चाहिए तो घुटनों पर बैठना पड़ेगा, जियांग मू बिना सोचे घुटनों पर बैठ जाती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। आखिरकार वान किंग रास्ता दे देती है, लेकिन वानशिंग बैंक ठंडे अंदाज में कहता है कि जियांग मू बहुत ज्यादा इमोशनल है और शायद वे लोग देर कर चुके हैं। रेस शुरू होती है जिनचाओ और हे झांग के बीच। जिनचाओ अपनी एक्सीलेंट ड्राइविंग स्किल से जल्दी लीड ले लेता है। जियांग मू समझ जाती है कि रोड से वो उसे नहीं रोक पाएगी। वो एक हाई ब्रिज पर चढ़कर ल्यूमिनस पर्ल फायरवर्क्स जला देती है। आसमान में रोशनी देखकर जिनचाओ को जियांग मू की बात याद आती है। रेसिंग फायरवर्क्स जैसी होती है, रोशनी का पीछा करना और उसके जल्दी खत्म होने का डर। वो समझ जाता है कि जियांग मू उसे वार्निंग दे रही है, लेकिन जब जिनचाओ ब्रेक लगाने की कोशिश करता है उसे पता चलता है कि ब्रेक्स बिल्कुल फेल हो चुके हैं। दूर से वानशिंग बैंक अपने फोन से ब्रेकिंग सिस्टम को शॉर्ट सर्किट कर देता है। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, एक शार्प टर्न पर क्लिफ से नीचे गिर जाती है और भयानक एक्सप्लोजन होता है। जियांग मू की चीख पूरे पहाड़ों में गूंज जाती है और वो शॉक में बेहोश हो जाती है। घर पर जिन कियांग न्यूज़ में एक्सीडेंट देखकर बार बार अपने बेटे को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। जब जियांग मू होश में आती है, वो सानलाई को हॉस्पिटल्स और फ्यूनरल होम्स फोन करते हुए सुन लेती है, किसी भी इन्फो के लिए भी भीख मांगते हुए। ये सुनकर जियांग मू घुटनों पर गिर जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी दुनिया टूट गई हो। सानलाई बाद में उसे घर जाने को कहता है और बोलता है कि अभी तक पुलिस की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, हो सकता है जिनचाओ जिंदा हो। घर पर जियांग मू एकदम ब्लैंक हो जाती है। वो सो नहीं पाती और जब खाना खाती भी है तो बस मशीन जैसी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होती है, उसे स्ट्रांग रहना है क्योंकि उसे जिनचाओ को ढूंढना है। वान ऑटो शॉप में सेलिब्रेशन का माहौल होता है। शैंपेन ओपन होती है और वानशिंग बैंक गर्व से अनाउंस करता है कि अब से सारी स्मगलिंग ऑपरेशंस उसके गैराज से पास होंगी। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन हे झांग अंदर से टूट चुका होता है। वो वानशिंग बैंक से सीधा पूछता है कि जिनचाओ के क्रैश का सच क्या है। वानशिंग बैंक ठंडे दिल से बोल देता है कि जिनचाओ की स्किल ही कम थी और रेसिंग में सिर्फ फाइनल रिजल्ट मैटर करता है। हे झांग कहता है कि वो फेयर तरीके से जीत सकता था और इस जीत का हकदार नहीं है, लेकिन वानशिंग बैंक उसे याद दिलाता है कि अब वो गैराज का टॉप ड्राइवर है और उसे ये जीत एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ सानलाई बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होता कि जिनचाओ मर चुका है। वो बार बार जिनचाओ को कॉल करता है और नोटिस करता है कि फ़ोन अभी भी रिंग हो रहा है। वो समझ जाता है कि ब्लास्ट में अगर जिनचाओ मर गया होता तो फ़ोन भी डिस्ट्रॉय हो जाता। इस बात से उसे उम्मीद मिलती है कि जिनचाओ ब्लास्ट से पहले बच निकला होगा। ये सुनकर जियांग मू पैनकाई से मदद मांगती है। पैनकाई किसी तरह ऑफिसर लू से कांटेक्ट कर लेता है, जो कंफर्म करता है कि जिनचाओ जिंदा है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट में है। केस सेंसिटिव होने की वजह से कोई भी उससे मिल नहीं सकता और उसकी लोकेशन सीक्रेट रखी जाती है। ये जानकर जियांग मू की सांस में सांस आती है। कुछ दिन बाद जियांग मू के स्टेप फादर क्रिस उससे मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि उसकी माँ जियांग यांगहान एक सीरियस हार्ट प्रॉब्लम छुपा रही थी। 78% ब्लॉकेज। कनाडा में पहले ही उसकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है। क्रिस जियांग मू को वैंकूवर आने के लिए कहते हैं ताकि वो माँ के साथ रह सके। जियांग मू समझ जाती है कि माँ को सच में उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो अपना गुस्सा छोड़कर कनाडा जाने का डिसीजन लेती है। वो जिनचाओ को बहुत सारे मैसेजेस भेजती है, रीज़न एक्सप्लेन करती है, लेकिन जिनचाओ कोमा में होता है इसलिए कुछ नहीं देख पाता। फ्लाइट से पहले वो एक लास्ट मैसेज भेजती है, जागते ही रिप्लाई करने के लिए। कुछ समय बाद जिनचाओ होश में आता है। ऑफिसर लू से जियांग मू के सारे अनरेड मैसेजेस दिखाता है। वीक कंडीशन में होने के बाद भी जिनचाओ सबसे पहले सानलाई से बात करना चाहता है। जियांग मू के वैंकूवर जाने से पहले
सानलाई चुपके से उसे एक सीक्रेट जगह ले जाता है। वहाँ जियांग मू फाइनली जिनचाओ को बालकनी में खड़ा देखती है, रेलिंग पकड़े। वो जिंदा होता है लेकिन क्लियरली इंजर्ड। जियांग मू के लिए ये पल सबसे बड़ी तसल्ली होता है। वैंकूवर में जियांग मू अपनी माँ के साथ रहते हुए पढ़ाई कंटिन्यू करती है। वो नेचुरल साइंस में एडमिशन लेती है, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी, लेकिन सब्जेक्ट्स काफ़ी टफ होते हैं। वो जिनचाओ को मैसेजेस भेजती रहती है, स्टार्स और गैलेक्सीज के डाउट्स पूछती है और माँ की हेल्थ अपडेट्स देती है। हर रोज़ वो ये सोचती है कि कब जिनचाओ के लीगल प्रॉब्लम्स खत्म होंगे ताकि वो उससे मिलने आ सके। इधर लिन सुई जिनचाओ के लिए रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट अरेंज करता है। थेरेपी बहुत पेनफुल होती है, लेग्स और जॉइंट्स की हेवी एक्सरसाइजेस। डॉक्टर्स बाद में सानलाई को बता देते हैं कि जिनचाओ शायद चल तो पाएगा, लेकिन उसका रेसिंग करियर खत्म हो चुका है। ये सुनकर जिनचाओ खुद को टूटा हुआ और इनकम्प्लीट महसूस करता है। वो सोचता है कि जियांग मू बेटर लाइफ डिजर्व करती है, इसलिए वो सानलाई से कहता है कि जियांग मू से कॉन्टैक्ट बंद कर दे। उधर जियांग मू के मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं आता और वो बार बार टूट जाती है, बस यादों के सहारे जीती रहती है। कुछ समय बाद ऑफिसर लू एक बड़ी खबर लाता है। 800 मिलियन युआन का स्मगलिंग केस फुली सॉल्व हो चुका है। ये सब पॉसिबल होता है क्योंकि हे झांग विटनेस बनकर खुद सरेंडर कर देता है। वो पहले ही जिनचाओ से माफी मांग चुका होता है, कहता है उसे सैबोटाज का पता नहीं था। उसकी टेस्टिमनी से पुलिस सब क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लेती है, जिसमें आयन कॉक भी शामिल होता है, जिसे जबरदस्ती ब्रेक्स टैंपर करने को मजबूर किया गया था। वान दायोंग भी कन्फेस करता है कि उसने सालों पहले जिनचाओ को फंसाया था। इस तरह जिनचाओ कंप्लीटली इनोसेंट प्रूव हो जाता है। सब कुछ क्लियर होने के बाद भी जिनचाओ जियांग मू से कांटेक्ट करने में हिचकिचाता है। वो चुपचाप अपनी इंजर्ड लेग्स को देखता रहता है। तब उसे एक्सीडेंट वाली रात याद आती है, जब जियांग मू ने ल्यूमिनस पर्ल फायरवर्क्स जलाए थे। वो सिग्नल उसके लिए वार्निंग था। जब उसने ब्रेक फेल होना महसूस किया तो कार क्लिफ से गिरने से पहले ही जंप कर गया। कुछ सेकंड्स बाद ब्लास्ट हुआ। अगर जियांग मू ने वो फायरवर्क्स न जलाए होते तो आज जिनचाओ जिंदा नहीं होता। डेडली रेस इंसिडेंट से बचने के बाद जिनचाओ और जियांगमू एक बहुत ही भारी और दर्द भरे पल में साथ होते हैं। जिनचाओ शुक्रिया अदा करता है और सच बोल देता है कि वो कोई हीरो या भगवान नहीं है, बस एक नॉर्मल आदमी है जो सिर्फ जियांगमू की वजह से जिंदा है। जब जियांगमू उसके जख्म चेक करना चाहती है, वो कहता है कि वो ठीक है और प्यार से उसे कनाडा वापस जाने को कहता है। वो याद दिलाता है कि उसकी माँ जियांग यिंग हान की हार्ट सर्जरी हुई है और अब उसे फैमिली के साथ रहना चाहिए। ये सुनकर जियांगमू टूट जाती है। आंखों में आंसू लेकर वो पूछती है, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? जिनचाओ जवाब नहीं देता। वो उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है और दूर रह जाता है। वो जियांगमू से कहता है कि दुनिया देखो, आगे जाकर तुम्हें मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे लोग मिलेंगे। वो खुद को बर्डन नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो सानलाई से कहता है कि उसका फ़ोन नंबर और वीचैट कैंसिल कर दे। जाने से पहले जिनचाओ एक लास्ट मैसेज भेजता है। कहता है वो मानशी छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर रहा है और सेटल होने के बाद कांटेक्ट करेगा। सानलाई को लगता है ये बहुत क्रूर है, लेकिन जिनचाओ मानता है कि उसे छोड़ना ही जियांगमू को बचाने का तरीका है। 6 महीने बाद जिनचाओ एक बार फिर अपने खाली गैराज में आता है। हर जगह जियांगमू की यादें होती हैं। वो गैराज बंद करता है और डिसाइड करता है कि अब वो चाइना में पढ़ाई कंटिन्यू करेगा। जब कुछ समय बाद जियांगमू चाइना वापस आती है, वो जिनकियांग और झाओ मेहजुआन से मिलती है और जिनचाओ के बारे में पूछती है। दोनों उससे प्यार करते हैं, लेकिन जिनचाओ की विश का रिस्पेक्ट करते हुए कुछ नहीं बताते। झाओ मेहजुआन बताती है कि जिनचाओ जिनकियांग का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है और हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है, इसलिए वे इंटरफेयर नहीं कर सकते। जियांगमू ओल्ड गैराज और नज़दीकी पेट शॉप जाती है, लेकिन सब बंद और खाली होता है। सानलाई भी झूठ बोल देता है, कहता है उसे भी कुछ पता नहीं और उसे मूव ऑन करने को कहता है। 3 साल बीत जाते हैं। कनाडा में क्रिसमस के दिन फैमिली क्रिस के घर गैदर होती है। जियांग यिंग हान अब बिल्कुल ठीक होती है। जियांगमू खुद खाना बनाती है और याद करती है कि मानशी में वो कुकिंग जानती तक नहीं थी। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन दिल से नहीं। वो निक को पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है और ब्लाइंड डेट्स उसे बिल्कुल बेकार लगती हैं। एक डेट पर जब वो कड़वी कॉफ़ी पीती है, उसे जिनचाओ का ख्याल आता है, जैसे वो सामने खड़ा हो और कह रहा हो, कड़वा क्यों पी रही हो? मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हें बिटरनेस फील नहीं होने दूंगा। 26 साल की होकर भी, दुनिया घूम कर भी वो जिनचाओ को भूल नहीं पाती। लाइब्रेरी में पढ़ते वक्त जियांगमू की मुलाकात गूझी जिए से होती है, जो नानजिंग का सीनियर होता है। वो उसके फाउंटेन पेन को देखकर शॉक हो जाता है। पता चलता है कि ये पेन बहुत महंगा है, 18K गोल्ड निब और प्योर सिल्वर बॉडी। जियांगमू बताती है कि ये उसे एक एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया था, जिससे वो सिर्फ 1 हफ्ता मिली थी। तब उसे समझ आता है कि जिनचाओ के पास कुछ भी नहीं होते हुए भी उसने उसे बेस्ट चीज़ दी। प्रोफेसर गान उसके पेंडेंट को देखकर बताता है कि ये बोन डीप लव का सिंबल है, ऐसा प्यार जो हद तक जाता है।
ये सब सुनकर जियांगमो स्ट्रांग होती है और गू झीजिए का नानजिंग वापस जाने का ऑफर एक्सेप्ट करती है। चाइना आकर वो फिर से जिन कियांग के पास जाती है, लेकिन फिर भी कोई न्यूज़ नहीं मिलती। तब एक चांस मीटिंग में पैन काई सच बता देता है। वो बताता है कि जिनचाओ पिछले ही साल वापस आ गया था ताकि उसके फादर की फैक्ट्री को बचा सके। वो लो कॉस्ट सप्लाई चेन अरेंज कर रहा था ताकि उस एहसान का बदला चुका सके जब पैन काई की फैमिली ने उसकी कार रिपेयर में मदद की थी। जियांगमू को फाइनली जिनचाओ का कांटेक्ट मिल जाता है। तब उसे समझ आता है कि वो कभी हार्टलेस नहीं था, वो बस चुपचाप सबको प्रोटेक्ट कर रहा था। आखिर में जियांगमू अपने चाइल्डहुड होम जाती है, लेकिन पूरा एरिया रीडेवलप्ड होता है। सब कुछ बदल चुका होता है। अनजाने बिल्डिंग्स के बीच खड़ी होकर वो सोचती है, क्या किस्मत ने हमेशा उन्हें एक दूसरे से मिस करवाया, या फिर इस बदली हुई दुनिया में भी वो जिनचाओ को ढूंढ पाएगी। जियांगमू नानजिंग में अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। ऑब्जर्वेटरी के पास एक अपार्टमेंट रेंट करती है ताकि रोज का ट्रैवल आसान रहे। एक दिन कोलीग गू झीजिए के साथ ड्राइव करते हुए वो सड़कों के दोनों तरफ लगे फीनिक्स ट्रीज देखकर खुद को रोक नहीं पाती। झीजिए बताता है कि ये पेड़ सन यात सेन के मेमोरियल के टाइम लगाए गए थे, ब्यूटीफुल भी और शेड के लिए भी। ऑटम में जब पत्ते सुनहरे हो जाते हैं तो पूरी रोड एक रोमांटिक टनल जैसी लगती है। जियांगमू को ये सीन बहुत रोमांटिक लगता है। कॉफ़ी पीते वक्त जियांगमू कहती है कि उसे वनीला लाते विद लिटिल सिनेमन पसंद है, लेकिन टेस्ट अब थोड़ा ब्लरी सा लगता है। झीझिए मुस्कुराकर कहता है कि शायद उसे कॉफ़ी नहीं बल्कि वो इंसान याद आ रहा है जिसके साथ वो कॉफ़ी पीती थी। जियांगमू चुप हो जाती है। वो अपना सपना बताती है, एक कैफ़े खोलने का जिसका नाम हो मून, उसी फीनिक्स ट्री वाली स्ट्रीट पर जहां ऑस्मैंथिस की खुशबू हो। कनाडा में ट्यूटरिंग करके उसने थोड़ा पैसा सेव किया है, लेकिन उसे लगता है अभी सही टाइम नहीं आया। उसका असली गोल है अपना चाइल्डहुड होम वापस खरीदना, लेकिन एजेंट बताता है कि वो घर पिछले ही साल बीजिंग के एक अमीर बिजनेसमैन ने कैश में खरीद लिया। जियांगमू 30% ज्यादा प्राइस ऑफर करती है और मिलने की रिक्वेस्ट करती है। इस बात से उसे 6 साल पहले कनाडा जाने का दर्द याद आ जाता है और अपना डॉग लाइटनिंग, जो उसकी जिंदगी का इमोशनल सपोर्ट था। सानलाई ने कहा था कि लाइटनिंग भाग गया और ये लॉस जियांगमू को अंदर से तोड़ देता है। ऑब्जर्वेटरी में जुपिटर सैटेलाइट प्रपोजल पर काम करते हुए भी जियांगमू सर्च करती रहती है। एक सुबह जॉगिंग के टाइम उसे एक गोल्डन रिट्रीवर मिलता है जो अजीब तरह से उसे चिपक जाता है। थोड़ी दिन बाद झीझिए बीजिंग से कॉल करता है और बताता है कि उसने जिजिन माउंटेन के पास एक कैफे देखा, नाम मून, बिल्कुल जियांगमू के सपने जैसा। जियांगमू तुरंत वहां जाती है और वहीं वही गोल्डन रिट्रीवर मिलता है। इम्पल्स में वो बोलती है लाइटनिंग, और डॉग खुशी से दौड़कर उसके पास आ जाता है, उसे कैफे के अंदर ले जाता है। कैफे छोटा, शांत और हिडन होता है। बाहर का साइन पेड़ों से आधा ढका होता है क्योंकि ओनर ने पेड़ काटने से मना किया था। स्टाफ बताते हैं कि डॉग का नाम मुंडन है और यूजुअली किसी से फ्रेंडली नहीं होता। जियांगमू के साथ उसका रिएक्शन सबको सरप्राइज करता है। अंदर एक टेलीस्कोप भी होता है। स्टाफ कहते हैं कि सही फिल्टर के साथ सनस्पॉट्स भी दिख जाते हैं। जियांगमू कैफे का स्पेशल ऑर्डर करती है, मून, और जैसे ही टेस्ट करती है उसे लगता है ये टेस्ट बहुत पहचाना हुआ है। पता चलता है कि ओनर बाहर गया हुआ है थीसिस प्रेजेंट करने। जियांगमू कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगती है। स्टाफ कहते हैं गेस्ट बुक में नोट छोड़ दो। मजाक में बोलते हैं कि वो 20वीं लड़की है जो हैंडसम पर डिस्टेंट ओनर के बारे में पूछ रही है। जियांगमू अपना नंबर लिखती है और अपना सिल्वर पेन बुक में क्लिप कर देती है। बाद में ऑनलाइन सर्च करते हुए उसे ओनर की फोटोज मिलती है। चेहरा बिल्कुल जिनचाओ जैसा होता है, लेकिन रूमर्स लिखे होते हैं कि वो शादीशुदा है और फैमिली अब्रॉड है। एक हफ्ता बीत जाता है, कोई रिप्लाई नहीं आता। जियांगमू पेन लेने कैफे वापस जाती है। स्टाफ बताते हैं कि बॉस ने पेन अपने पास रख लिया है और संडे को खुद लौटाना चाहते हैं। उसी दिन चाइल्डहुड हाउस का बायर मिलने को रेडी होता है और जियांगमू को एक इम्पोर्टेंट वर्क मीटिंग होता है। मीटिंग के बाद जियांगमू सीधा कैफे पहुंचती है। स्टाफ उसे अपस्टेयर्स ले जाता है। वहां आखिरकार जिनचाओ सामने होता है। जिनचाओ मानता है कि उसने उसे पहचान लिया था, पेन से, टेलीस्कोप से और डॉग के रिएक्शन से। वो स्ट्रॉबेरी केक ऑफर करता है, लेकिन जियांगमू कहती है कि अब उसे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं। जब जियांगमू पूछती है कि उसने कभी कांटेक्ट क्यों नहीं किया, जिनचाओ जवाब अवॉइड करता है और उल्टा उसकी लव लाइफ के बारे में पूछ लेता है। हर्ट होकर जियांगमू झूठ बोल देती है, कहती है वो एंगेज्ड है और फियांसे के लिए नानजिंग आई है। जिनचाओ सिर्फ इतना कहता है, दैट्स गुड। ये वर्ड्स जियांगमू का दिल तोड़ देते हैं। जाते वक्त जिनचाओ उससे फ़ोन नंबर मांगती है, बोलती है वेडिंग इनविटेशन भेजनी है। जैसे ही वो निकलने वाली होती है, जिनचाओ सच बोल देता है, चाइल्डहुड होम उसने ही खरीदा था।
बाहर निकलते ही जियांगमू टूट कर रो पड़ती है, अपना सिल्वर पेन जोर से पकड़ लेती है। ऊपर से जिनचाओ उसे जाते हुए देखता रहता है, बिना कुछ कहे। उस पल दोनों को समझ आ जाता है, टाइम, डिस्टेंस, साइलेंस कुछ भी उनके बीच के रिलेशनशिप को मिटा नहीं पाया। प्यार अब भी वही है, बस जख्मों के साथ। जियांगमो जिनचाओ को वीचैट पर ऐड करती है। उसे नोटिस होता है कि जिनचाओ की प्रोफाइल फोटो सनराइज की है और उसकी अपनी डीपी मून की। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हुए भी शांत और बैलेंस्ड लगते हैं। जियांगमो अपनी जिंदगी को याद करती है और समझती है कि जिस करियर को उसने चुना वो असल में जिनचाओ का अधूरा सपना पूरा करने के लिए था। उसके लिए जिनचाओ सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का गोल था। आज जिनचाओ को सक्सेसफुल देखकर उसे लगता है जैसे उन दोनों का सपना पूरा हो गया हो। दूसरी तरफ जिनचाओ जिम में अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा होता है। रिहैब डॉक्टर जूलिया से बात करते वक्त वो मानता है कि उसकी बॉडी अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। जूलिया उसे वार्न करती है कि जल्दी ना करे, लेकिन जिनचाओ जिद्दी ही रहता है। ऑनलाइन वापस कनेक्ट होने के बाद भी वो जियांगमू के मैसेजेस का रिप्लाई छोटा और ठंडा रखता है। इससे जियांगमू का दिल बेचैन हो जाता है और उसे लगता है कि वो उसे दूर रख रहा है। एक दिन जियांगमू का कलीग गू झीजिए उसे ऑफिस के एक वेडिंग फंक्शन में चलने को बोलता है। जियांगमू थोड़ा मजाक करने और जिनचाओ को टेस्ट करने का सोचती है। वो एक फेक वेडिंग फोटो बनाती है जिसमें अपना चेहरा लगाकर जिनचाओ को भेज देती है और कहती है कि उसकी शादी होने वाली है। साथ ही उसे बोलती है कि फैमिली रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए, सोने के गहने और मोटा कैश गिफ्ट लेकर। जिनचाओ घबराकर तुरंत वेडिंग वेन्यू पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक था। उसे रिलीफ मिलता है, लेकिन वो मानता है कि वो सच में सब तैयार करके आया था। जियांगमू मजाक और आगे बढ़ाती है और कहती है कि शादी बस पोस्टपोन हुई है। वो उसे टीज करती है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करता रहे ताकि वो गलत लड़कों से ना फंस जाए। बाद में दोनों काम के सिलसिले में बीजिंग जाते हैं। जियांगमू साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करती है, जबकि जिनचाओ न्यू एनर्जी व्हीकल टेक्नोलॉजी पर एक पावरफुल प्रेजेंटेशन देता है। वहाँ जियांगमू जिनचाओ का कॉन्फिडेंट और मैच्योर साइड देखती है और समझ जाती है कि वो कितना आगे बढ़ चुका है। नैनजिंग लौटकर जियांगमू जिनचाओ के कैफे जाती है और स्टाफ के लिए गिफ्ट्स ले जाती है। कैजुअल बातों में एक स्टाफ मेंबर गलती से बोल देता है कि जिनचाओ की हेल्थ नॉर्मल फुल टाइम जॉब अलाउ नहीं करती। ये सुनकर जियांगमू को शक होने लगता है। जब जिनचाओ फिर भी उसके मैसेजेस इग्नोर करता है तो जियांगमू एक बोल्ड स्टेप लेती है। वो लाइटनिंग यानी डॉग को अपने घर ले जाती है और मैसेज छोड़ देती है कि जिनचाओ खुद आकर उसे ले जाए। जब जिनचाओ आता है वो ऊपर आने के बजाय नीचे ही वेट करता है। उसे देखकर जियांगमू को एहसास होता है कि जिंदगी में चाहे उसने कितने ही सक्सेसफुल आदमी देखे हों, उसका दिल आज भी सिर्फ जिनचाओ के लिए तेज धड़कता है। वॉक के दौरान जियांगमू झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड गरीब और इररिस्पॉन्सिबल है और बार बार जिनचाओ को अपना एक्स कहती है। ये बातें जिनचाओ को चोट पहुंचाती है। आखिर वो बोल ही देता है कि उसे ये सब सुनना बहुत दर्द देता है। तब जियांगमू समझ जाती है कि जो दर्द उसने सालों तक चुपचाप सहा, वही दर्द जिनचाओ भी महसूस कर रहा है। अगली सुबह जिनचाओ खुद पहले मैसेज करता है और उसे ठंड के लिए वार्म कपड़े पहनने को बोलता है। लेकिन जियांगमू की बेचैनी तब बढ़ जाती है जब कैफे के स्टाफ गॉसिप करते हैं कि जिनचाओ ने लड़कियों को दूर रखने के लिए खुद को मैरिड बोला था और एक क्लासी वुमेन उसके साथ रहते हुए देखा गया है। जलन और डर में जियांगमू उसके घर पहुंच जाती है। वहीं एक औरत डोर कोड से अंदर जाती दिखती है। वो जूलिया होती है, जो कामली जियांगमू को वेलकम करती है और बताती है कि वो यहीं रहती है। थोड़ी देर अकेली रहने पर जियांगमू को एक ड्राइंग मिलती है जो जिनचाओ ने उसकी बनाई होती है, साथ ही एक हैंड रिटन नोट में जिनचाओ लिखता है कि वो अपने वादों को पूरा नहीं कर पाया और वो चाहता है कि जियांगमू एक बड़ी दुनिया में आगे बढ़े और खुश रहे, चाहे वो उसे दूर से ही ब्लेसिंग्स दे सके। वो नोट पढ़कर जियांगमू को समझ आ जाता है कि टाइम, डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बावजूद जिनचाओ ने उसे कभी दिल से छोड़ा नहीं था। जियांगमू और जिनचाओ के बीच जो सालों से गलतफहमी थी, वो आखिर क्लियर हो जाती है। जब जियांगमू जिनचाओ के घर जाती है, वहां उसकी मुलाकात जूलिया से होती है। पहले उसे लगता है कि जिनचाओ का कोई बच्चा है, लेकिन जूलिया शांत तरीके से सच बताती है। वो लगभग 50 साल की है। फोन में जो लड़का है वो उसका छोटा बेटा है और सबसे बड़ी बात, वो जिनचाओ की पर्सनल डॉक्टर है। जूलिया बताती है कि रेसिंग एक्सीडेंट के बाद जिनचाओ ने 2 साल तक पूरे शरीर का भयानक दर्द झेला। दर्द इतना ज्यादा था कि मेडिसिन के असर में वो बार बार मूमू बोलता रहता था, यानी जियांगमू का नाम। ट्रीटमेंट के दौरान चागुओं में वो लगभग मर ही गया था, लेकिन सिर्फ अपनी जिद और प्यार के दम पर नैनजिंग वापस आया। ये सब सुनकर जियांगमू अंदर तक हिल जाती है और शुक्र अदा करती है कि जिनचाओ जिंदा है।
सच जानने के लिए जियांगमू मानशी जाकर खुद जिनचाओ के मेडिकल रिकॉर्ड्स पढ़ती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी चोट कितनी गहरी थी और जिनचाओ ने कितना दर्द चुपचाप सहा, सिर्फ इसलिए ताकि वो परेशान ना हो। ये समझकर वो अकेले बैठकर रो पड़ती है, गिल्ट और दुख से भर जाती है, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर ये सच उससे छुपाया था। बाद में जब जिनचाओ उससे कांटेक्ट करता है, जियांगमू नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है और पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी पर वॉक का प्लान बनाती है। पहाड़ पर चढ़ते वक्त जिनचाओ उसे नया फोन देता है, क्योंकि उसे याद है कि ये उसकी पुरानी विश थी। जियांगमू जानबूझकर अपना बॉयफ्रेंड का जिक्र करती रहती है ताकि जिनचाओ के जज्बात समझ सके। जिनचाओ क्लियरली जेलस हो जाता है और चुप चुप सा हो जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं, जियांगमू नोटिस करती है कि जिनचाओ का चेहरा पीला पड़ रहा है और सांस भारी हो रही है। वो पूछती है, लेकिन जिनचाओ हर बार कोई बहाना बना देता है। आखिर माउंटेन टॉप पर जियांगमू अपना कंट्रोल खो देती है। वो उस पेंडेंट को दिखाती है जो जिनचाओ ने उसे पहले दिया था और आंसुओं के साथ कहती है कि उसने उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स देख ली है और उसका सारा दर्द जान चुकी है। जिनचाओ माफी मांगता है और सच बताता है। एक्सीडेंट के बाद उसे लगता था कि वो मर जाएगा और वो जियांगमू को दर्द और डर भरी जिंदगी में बांधना नहीं चाहता था। जिंदा बचने के बाद भी उसे लगता रहा कि वो टूट चुका है और उसके प्यार के लायक नहीं रहा। जब जियांगमू पूछती है कि क्या वो अब भी उसके साथ रहना चाहता है, जिनचाओ चुप रह जाता है। उसकी खामोशी उसके अंदर के स्ट्रगल को दिखाती है। उस रात दोनों अपनी अपनी यादों में खो जाते हैं। जिनचाओ याद करता है कि कोमा से उठने के बाद कनाडा जाने से पहले वो सिर्फ एक बार जियांगमू से मिलना चाहता था ताकि वो समझे कि वो ठीक है। उस एक मुलाकात के बाद वो फिर गिर पड़ा और हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसे कभी अफसोस नहीं हुआ। मिड ऑटम फेस्टिवल के दिन ज्यादा मेहनत की वजह से जिनचाओ को बुखार आ जाता है। आईवी ड्रिप लगने के बावजूद वो जियांगमू से मिलने आ जाता है और अपनी बीमारी छुपाता है। कॉफी शॉप में जियांगमू तुरंत सच समझ जाती है। वो उसे दूर नहीं करती, बल्कि प्यार से उसके माथे पर हाथ रखती है। बिना कुछ कहे दोनों समझ जाते हैं कि सारा दर्द, सारी दूरियों के बावजूद उनका प्यार अब भी जिंदा है। जिनचाओ जियांगमू के सामने खड़ा होता है। उसे तेज बुखार होता है, लेकिन वो छुपा लेता है। अस्पताल की आईवी टेप भी चुपके से निकाल चुका होता है। जब वो मजाक में कहता है कि तुम खुद मेरा टेम्परेचर चेक कर लो, तो इतनी नज़दीकी महसूस होती है कि वो इंस्टिंक्टिवली थोड़ा पीछे हट जाता है। फिर वो उसके लिए एक स्पेशल कॉफ़ी बनाता है जो मेन्यू में भी नहीं होती, मूनलाइट। जैसे ही जियांगमू कॉफ़ी पीती है, उसे बचपन की यादें याद आ जाती हैं। मिड ऑटम फेस्टिवल की रात, चांद और दोनों का साथ बैठकर क्रैब खाना। जिनचाओ कैजुअल बोलता है कि उसके घर पर क्रैब्स पड़े हैं। जियांगमू बिना सोचे समझे उसके साथ चल पड़ती है। अपार्टमेंट में जिनचाओ एप्रन पहनकर खाना बनाता है और जियांगमू उसके पास खड़ी होकर मदद करती है। सीन बिल्कुल एक छोटी सी फैमिली जैसा लगता है, शांत, वार्म और सेफ। जियांगमू जानबूझकर उसकी फीलिंग्स टेस्ट करने के लिए एक झूठी कहानी बनाती है। वो कहती है कि उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जो रॉक बैंड में था और बहुत केयरलेस था। जिनचाओ अंदर ही अंदर जेलस हो जाता है, लेकिन दिखाता नहीं। इसी बीच सानलाई का कॉल आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जियांगमू जिनचाओ के साथ है तो वो तुरंत फ़ोन काट देता है। जियांगमू थोड़ा वाइन पीती है, जबकि जिनचाओ सिर्फ पानी पीता है। वो शांति से क्रैब पील करके जियांगमू को खिलाता है। दोनों जियांगमू की माँ के बारे में बात करते हैं, जो अब कनाडा में ठीक हो रही होती है। थोड़ी सी ड्रंक होकर जियांगमू जिनचाओ पर गुस्सा निकालती है। कहती है कि उसने सालों तक अपनी इंजरीज छुपा कर रखी। इमोशनल होकर बोलती है कि अब वो उसे भाई मानकर रिश्ता तोड़ रही है। वो अपनी मुश्किल जिंदगी, लो पेड इंटर्नशिप, सब कुछ बोल देती है और मजाक मजाक में साथ रहने की बात भी कह देती है। लेकिन जिनचाओ क्लियरली मना कर देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि उसकी कंडीशन उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जिनचाओ यादों में चला जाता है। वो याद करता है कि बचपन से ही वो जियांगमू को प्रोटेक्ट करता आया है। पैदा होते वक्त ही वो कितनी फ्रेजाइल थी। उसका मानना है कि जियांगमू को ऐसा पार्टनर मिलना चाहिए जो उसे कभी दुख ना दे। वो सच बताता है कि उसके फादर ने जानबूझकर उसका कॉन्टैक्ट जियांगमू से छुपाया था। आसमान की तरफ देखकर वो उदास होकर कहता है, सूरज और चांद कभी साथ नहीं दिखते। ये सुनकर जियांगमू पीछे से उसे जोर से गले लगा लेती है। वो कहती है कि अब वो 26 साल की है, अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद ले सकती है। वो कन्फेस करती है कि इतने सालों में उसने सिर्फ जिनचाओ से ही प्यार किया है। जिनचाओ चुप रह जाता है। टूटकर जियांगमू रोती हुई चली जाती है, लेकिन जिनचाओ भाग कर आता है, लिफ्ट रोकता है और आखिरकार उसे किस कर लेता है। सच्चा बनने के लिए जिनचाओ अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स जियांगमू को भेज देता है। डॉक्टर जूलिया समझाती है कि उसकी इंजरीज बहुत सीरियस है और रिकवरी लंबी होगी। फिर भी जियांगमू का डिसीजन नहीं बदलता। कुछ दिन बाद पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी में जब जियांगमू विजिटर्स को गाइड कर रही होती है, जिनचाओ अचानक आ जाता है। वो मजाक में उसे 1 वीक का एक्स बॉयफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करती है, जिससे जिनचाओ फिर से जेलस हो जाता है।
प्राइवेट टूर के दौरान जियांगमू कहती है कि स्टार्स से प्यार करना उसे सबसे पहले जिन चाओ ने सिखाया था। वो पूछती है कि अगर वो किसी बुरे आदमी से शादी कर ले तो जिन चाओ क्या करेगा। जिन चाओ सीधा कहता है, शादी से पहले ही तुम्हें उससे अलग करवा दूंगा। आखिरी सीन में जियांगमू जिन चाओ को ऐसी जगह ले जाती है जहां एक ही वक्त पर सूरज और चांद दोनों दिखते हैं। वो कहती है कि नेचर की तरह डेस्टिनी भी फिक्स नहीं होती। उसके लिए वे दोनों अलग होने के लिए नहीं बने, वे सूरज और चांद हैं जो आखिरकार एक ही आसमान में साथ चमक रहे हैं और अब वो उन्हें कभी अलग नहीं होने देगी। जियांगमू आंसू भरी आंखों से जिनचाओ को देखती है और उससे अपने और उसके नाम का मतलब समझाती है। वो कहती है, चाओ का मतलब होता है सुबह का सूरज और मू का मतलब होता है शाम का चांद। उसके लिए ये दोनों नाम उस रेयर पल को दिखाते हैं जब सूरज और चांद एक साथ आसमान में नजर आते हैं। जियांगमू के लिए ये सन और मून का मिलन ही उसका फाइनल जवाब है और जिन चाओ के लिए एक वादा भी कि वे दोनों हमेशा साथ रहेंगे। जिन चाओ ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो जियांगमू को जोर से गले लगा लेता है और दोनों साथ सनसेट देखते हुए अपनी फीलिंग्स को पूरी ईमानदारी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ दिन बाद जियांगमू जिन चाओ को अपने कॉलीग्स के साथ डिनर पर इंट्रोड्यूस करती है। माहौल काफी चेयरफुल होता है। सब लोग मजाक मजाक में पूछने लगते हैं कि शादी कब होगी। जिन चाओ प्यार से जियांगमू को देखता है और प्रॉमिस करता है कि वो पूरी मेहनत करेगा ताकि वो दिन जल्दी आए। डिनर के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों थोड़ा ड्रिंक कर चुके होते हैं, इसलिए पैदल ही घर जाने का डिसीजन लेते हैं। जिन चाओ अपना मोटा कोट उतार कर जियांगमू को पहना देता है ताकि वो भीग ना जाए। घर पहुंचने पर जियांगमू बिल्कुल ड्राई होती है जबकि जिन चाओ पूरा भीग चुका होता है। कपड़े चेंज करते वक्त जियांगमू एक ग्लास केस में रखा लेगो एरोस्पेस रॉकेट देखती है। जिन चाओ बताता है कि उसने ये रॉकेट 2 बार बनाया था। पहली बार एक्सीडेंट के बाद जब वो व्हीलचेयर पर था, दर्द और मेडिसिन के सहारे जी रहा था और जियांगमू कनाडा में थी। वो रॉकेट उसका साथी बन गया था जिसने उसे जिंदा रहने और दोबारा खड़े होने की हिम्मत दी। दूसरी बार उसने उसे यादों के भरोसे दोबारा बनाया। जियांगमू को गिल्ट होता है कि वो उस वक्त उसके साथ नहीं थी, पर जिन चाओ बस उसे प्यार से गले लगा लेता है। फिर जिन चाओ थॉमस के बारे में पूछता है। जियांगमू बताती है कि थॉमस उसके डिपार्टमेंट का एक टैलेंटेड स्टूडेंट था जो उसमें इंटरेस्ट रखता था, पर बस वहीं तक। जिन चाओ कैजुअली बोलता है कि वो उसके साथ मूव इन कर सकती है। पहले कहता है कल आ जाना। जब जियांगमू मजाक में जाने लगती है, जिन चाओ खुद को रोक नहीं पाता। जियांगमू उसे सोफा पर हल्का सा धक्का देती है, ये दिखाते हुए कि अब वो बच्ची नहीं रही। दोनों एक प्यारी और इमोशनल रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह जिन चाओ उसका ख्याल रखता है जबकि जियांगमू थोड़ी शर्माई हुई होती है। अगली सुबह जिन चाओ ग्रोसरी लेने चला जाता है। जियांगमू अकेली कल रात के पल याद करती रहती है। ब्रेकफास्ट के बाद वो जिन चाओ को रिहैबिलिटेशन रूम में एक्सरसाइज करते हुए देखती है और पीछे से उसे हग कर लेती है। जब वो बताती है कि उसके अपार्टमेंट का लीज अभी 2 महीने बाकी है, जिन चाओ तुरंत 30,000 RMB ट्रांसफर कर देता है। मजाक में कहता है ये सबलेट फीस है ताकि वो अभी शिफ्ट हो सके। वो अपने असिस्टेंट और ड्राइवर वेन के को भी मूव में हेल्प के लिए बोल देता है। पैकिंग के टाइम जियांगमू थक जाने की कंप्लेंट करती है तो जिन चाओ काम अपने हाथ में ले लेता है। वो अपने पास्ट के बारे में बताता है, बीजिंग फैक्ट्री में काम करना, फिर ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना। अब वो कंसल्टेंट के रूप में काम करता है जिसमें फ्रीडम है पर ट्रैवल ज़्यादा। हेल्थ की वजह से वेन के उसकी मदद करता है। पैकिंग के दौरान जिन चाओ एक स्ट्रैपलेस ड्रेस को स्कार्फ समझ लेता है। जब जियांगमू उसे समझाती है, वो कहता है ट्राई करके दिखाओ। जियांगमू बहुत खूबसूरत लगती है। जब जिन चाओ पूछता है कहाँ पहनेगी, वो टीज करती है हैंडसम लोगों से मिलने। जिन चाओ जलकर तुरंत वेन के को वापस भेज देता है ताकि वे दोनों अकेले रहें। पैकिंग के दौरान कुछ इमोशनल चीजें भी मिलती हैं। जिन चाओ के पुराने बॉक्सिंग बैंडेजेस और वे मैथ पेपर्स जिनमें उसने जियांगमू की मदद की थी। आखिर में जिन चाओ उसे अपनी कॉफी शॉप ले जाता है। स्टाफ खुशी से जियांगमू को बॉस लेडी बुलाते हैं। जिन चाओ बताता है भी मून कॉफी पूरी तरह जियांगमू के लिए बनाई गई थी। नाम, डिजाइन सब उसने खुद चूज किया। 2 साल तक शॉप लॉस में रही पर उसने कभी गिव अप नहीं किया क्योंकि ये उसकी इंस्पिरेशन थी। वो कहता है कि वो सिंपल आदमी है। उसे लगता है गलत रास्ते काफी चलने के बाद ही सही रास्ता मिलता है। इसी वार्म मोमेंट के बीच जिन चाओ को एक अर्जेंट वर्क कॉल आ जाता है। वो बताता है कि उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा और जियांगमू से कहता है कि वो घर पर उसका इंतजार करे। जियांगमू जब वे वेनके के साथ कार में जा रही होती है तो वेनके कैजुअली पूछ लेता है कि उसके बच्चे की एज क्या है। जियांगमू बिल्कुल शॉक हो जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि जिन चाओ अपने ऑफिस के डिनर्स में अक्सर बोलता था कि उसकी वाइफ और चाइल्ड फॉरेन में रहते हैं। जो चाइल्ड होता है वो लेजी है, खाने में नखरे करता है और हमेशा नींद में रहता है। तब जियांगमू समझ जाती है कि जिन चाओ असल में उसी की बात कर रहा था। वो हंसकर जिन चाओ को मैसेज करती है और पूछती है कि वो उसके लिए छुपके से 2 रोल क्यों प्ले कर रहा है।
जिनचाओ काम में बिजी होता है, बस इतना रिप्लाई करता है कि रात को सब एक्सप्लेन करेगा। जब जिनचाओ रात को कंपनी के अपार्टमेंट में आता है तो देखता है जियांगमो उसके बेड पर वेट कर रही होती है। वो पास आकर उसे किस करता है और मजाक में कहता है कि वो अपने नाराज बच्चे को मनाने आया है। जियांगमो शर्माकर ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है और कहती है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। उसे याद आता है कि पहले जिनचाओ उसे सुनाता था कि लड़कियों को इतना बोल्ड नहीं होना चाहिए। जिनचाओ हंसकर बोलता है कि तब वो बच्ची थी और अब दोनों अपनी जिंदगी के नए रोल में आ चुके हैं। अगले दिन जियांगमो जिनचाओ को यूनिवर्सिटी में मिलने जाती है। जिनचाओ स्टूडेंट्स के साथ व्हील बेस और फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे टॉपिक्स पर सीरियस डिस्कशन कर रहा होता है। एक लड़की सुबह सुबह सिर्फ उसे चैंपियन कॉफी देने के लिए आई होती है, जिससे जियांगमो थोड़ी जेलस हो जाती है। तब जियांगमो खुशी खुशी बताती है कि उसे इंस्टीट्यूट में फुल टाइम रिसर्चर की जॉब मिल गई है और हग मांगती है। जिनचाओ बिना सोचे सबके सामने उसे हग करता है और अपने जूनियर्स को इंट्रोड्यूस करता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। शाम को डिनर के लिए जाते वक्त वैन के पार्किंग को लेकर एक लेडी से बहस कर रहा होता है। लेडी बोलती है कि वैन के फीमेल ड्राइवर्स को नीचा दिखा रहा है। जिनचाओ शांत तरीके से आगे आता है और कहता है कि वो खुद कार पार्क करेगा। ये उसके लिए बहुत बड़ा स्टेप होता है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसने ड्राइविंग छोड़ दी थी। ड्राइवर सीट पर बैठते ही उसे पुरानी यादें और हॉर्न की आवाज़ें याद आती हैं, पर वो खुद को संभालता है और कार सेफली पार्क कर देता है, अपना डर तोड़ देता है। रेस्टोरेंट के अंदर जियांगमो अपने पुराने दोस्त सन लाई और जिन फेंगजी से मिलती है। माहौल बहुत वार्म होता है। जिन फेंगजी अब जिनचाओ के साथ टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहा होता है और अभी भी आयन कॉक एक्सीडेंट के लिए गिल्टी फील करता है। जिनचाओ उसे समझाता है कि जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है। सब मजाक करते हैं कि रिकवरी के टाइम जिनचाओ ने जिन फेंगजी को डिग्री लेने के लिए मजबूर कर दिया। सन लाई, जो अब फैक्ट्री कैंटीन चला रहा है, नोटिस करता है कि जिनचाओ ने स्मोकिंग छोड़ दी है और मजाक में पूछता है कि क्या बेबी की प्लानिंग चल रही है। जिनचाओ मुस्कुराकर ओपनली कहता है कि वो जियांगमो से शादी करना चाहता है। इस खुशी के बीच जियांगमो अपना दर्द भी शेयर करती है। उसकी सबसे पेनफुल याद वो थी जब एयरपोर्ट पर उसका लैपटॉप बैग खो गया था, जिसमें लेदर की चेन थी जिसमें दोनों के नाम थे। वो इतना रोई थी जब तक बैग वापस नहीं मिला, बिना ये जाने कि जिनचाओ वहीं था। उसी ने बैग ढूंढकर क्वाइटली स्टाफ से उसे वापस दिलवाया था। ये सुनकर जिनचाओ उसे जोर से गले लगा लेता है और माफी मांगता है। जब जिनचाओ उसे हंसाने के लिए अपनी गोद में खींचता है, तब अचानक लिनसुई अपार्टमेंट में आ जाता है। भूखा लिनसुई जिनचाओ के हाथ का अंडा फ्राइड राइस मजे से खा लेता है। रेसिंग क्लब के पार्टनर के रूप में लिनसुई एक बड़ी खबर देता है। डॉक्टर जूलिया ने कंफर्म किया है कि जिनचाओ का बॉडी फुली रिकवर हो चुका है। अब सिर्फ उसका मेंटल डर ही उसे रेसिंग से रोक रहा है। लिनसुई उससे सीरियसली प्रोफेशनल रेसिंग में वापस आने के बारे में सोचने को कहता है। रात को जियांगमो मजाक में जिनचाओ की बाथटब वाली फोटोज ले लेती है और उन्हें सबूत बनाकर उससे पूछती है कि इन 6 सालों में कोई और लड़की थी या नहीं। जिनचाओ मना करता है, पर उसका एक छोटा सा हेजिटेशन जियांगमो को और टीज करने का मौका दे देता है। अगले दिन जिनचाओ और लिनसे मार्केट जाते हैं। लॉन्ग ट्रेंच कोट में बिल्कुल मॉडल्स जैसे लगते हैं, पर उनका स्वैग तब खत्म होता है जब दादियां उन्हें धक्का देकर आगे निकल जाती हैं। जिनचाओ सब्जी लेते वक्त ध्यान रखता है कि ग्रीन पेपर ना ले, क्योंकि जियांगमो को पसंद नहीं। ये देखकर लिनसुई फाइनली पूछता है, क्या तू सच में जियांगमो से शादी करना चाहता है? जब जिनचाओ अचानक पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो लिनसुई हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि तुमने जो जो चीज़ें खरीदी हैं वे सब जियांगमो की पसंद की हैं। ये सुनकर जिनचाओ थोड़ा चौंक जाता है और बात को हल्के में लेते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैंने सिर्फ अंडा लिया है, और ये कहते हुए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद जिनचाओ, लिनसुई और जियांगमो तीनों साथ में गेम्स खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं और माहौल काफ़ी हल्का हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक जगह रुककर जिनचाओ और लिनसुई वीडियो गेम रेसिंग शुरू करते हैं। खेल के बीच अचानक लिनसुई गंभीर होकर पूछता है कि उसने रेसिंग के बारे में क्या फैसला किया है। सवाल सुनते ही जिनचाओ बात टालने के लिए जियांगमो को पानी लाने भेज देता है और फिर लिनसुई से साफ कह देता है कि वो रेसिंग नहीं करना चाहता। वजह वो पहले से जानता है। कुछ पल की चुप्पी के बाद लिनसुई हल्के से कहता है कि भाई, तू सच में प्यार में पड़ चुका है। नेक्स्ट सीन में जियांगमो लौटती है और जिनचाओ को बताती है कि आज वो उसके साथ लंच नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे ऑफिस जाना है। वो जल्दी जल्दी निकलने लगती है, लेकिन जिनचाओ तुरंत उसके लिए लंच पैक कर देता है। जियांगमो चली जाती है, तभी जिनचाओ की नज़र पड़ती है कि उसकी एक फाइल वहीं छूट गई है। वो फाइल देने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, मगर तब तक बस निकल चुकी होती है। अचानक जिनचाओ देखता है कि बस से धुआं निकल रहा है। उसका दिल घबराहट से भर जाता है। वो तुरंत जियांगमो को कॉल करता है, मगर कॉल नहीं लगती। बिना कुछ सोचे समझे, अपनी ट्रॉमा वाली हालत के बावजूद वो कार स्टार्ट करता है और बस के पीछे निकल पड़ता है।
उधर बस के अंदर यात्री ड्राइवर को धुएं के बारे में बताते हैं तो ड्राइवर बस को साइड में रोक देता है और लोग उतरने लगते हैं। जिनचाओ कार से उतरकर घबराए हुए बस की ओर देखता है और फिर से जियांगमू को कॉल करता है। इस बार कॉल लग जाती है और जियांगमू बताती है कि वो तो पास के एक स्टोर पर चली गई थी। ये सुनते ही जियांगमू की सांस में सांस आती है, क्योंकि जियांगमू बस में थी ही नहीं। वो तुरंत कार मोड़कर स्टोर की तरफ जाता है। गाड़ी से उतरते ही वो जियांगमू को कसकर गले लगा लेता है। जियांगमू हैरानी से पूछती है कि क्या वो ड्राइव करके आया है, और उसके हाँ कहते ही वो बेहद खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिनचाओ बाइक चलाते हुए दिखाई देता है। रास्ते में वो रुकता है और देखता है कि एक बच्चा एक लड़की को साइकिल चलाना सिखा रहा है। ये सीन उसे पास्ट में ले जाता है, जहां वो खुद जियांगमू को साइकिल चलाना सिखा रहा होता है। इसके बाद जिनचाओ जियांगमू के लिए नूडल्स तैयार करता है। जियांगमू चखते ही सोचती है कि ये नूडल्स बिल्कुल उसके पापा के बनाए हुए जैसे हैं। जिनचाओ मुस्कुराकर कहता है कि ये रेसिपी उसके पापा ने ही दी थी। तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखता है, जब जिनचाओ थाईलैंड में पढ़ाई कर रहा होता है। वो पढ़ाई से थक जाता है और सोचता है कि मुश्किल समय में जियांगमू के लेटर्स उसे हमेशा हौसला देते थे। उसी याद में जियांगमू के पापा उसे खाने पर बुलाते हैं, नूडल्स बनाकर खिलाते हैं और कहते हैं कि ये जियांगमू को बहुत पसंद है, आगे से तुम ही उसके लिए बनाया करना। ये सुनकर जिनचाओ बेहद खुश हो जाता है। प्रेजेंट में लौटकर जियांगमू कहती है कि वो कभी अपने पापा को इस बात के लिए दोष नहीं देती कि उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो उनके साथ बिताए अच्छे पलों को संजो कर रखती है। जिनचाओ ये सुनकर कहता है कि अगले महीने वे लोग कनाडा चलेंगे उसकी माँ से मिलने। जियांगमू ये सुनते ही खुश होकर उसे गले लगा लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जिनचाओ के पास एक रिंग है। साफ है कि वो जियांगमू को प्रपोज करने वाला है। सीन फ्लाइट में शिफ्ट होता है, जहां जियांगमू हल्की चिंता के साथ कहती है कि अगर उसकी मॉम कुछ गलत बोल दे तो वो उसे दिल पर ना लगाए। जिनचाओ हल्की स्माइल के साथ कहता है कि वो पहले से ही तैयार है, इसलिए जियांगमू को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा पहुंचते ही दोनों कार से उतरते हैं, जहां जियांगमू के स्टेप फादर उनका वेलकम करते हैं। जियांगमू जिनचाओ का इंट्रोड्यूस कराती है और फिर सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर स्टेप फादर आवाज़ लगाते हैं कि जियांगमू आ गई है और उसके साथ जिनचाओ भी है। ये सुनते ही जियांगमू का चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। जियांगमू आगे बढ़कर कहती है कि वो आ गई है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम थक गई होगी, कॉल कर देती तो ड्राइवर भेज देती। जियांग जवाब देती है कि कोई परेशानी नहीं हुई। फिर उसकी माँ की नज़र जिनचाओ पर जाती है और वो सार्कास्टिक वे में कहती है कि जाकर फ्रेश हो जाओ, बाद में डिनर करेंगे। डिनर के दौरान जियांगमू अपनी माँ और स्टेपफादर से बातें करती रहती है, माहौल को हल्का रखने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही जिनचाओ कुछ कहता है, उसकी माँ उसे अनसुना कर देती है। ये रवैया जिनचाओ को भीतर तक चुभता है, मगर वो कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद जियांगमू की माँ पूछती है कि अब तुम कहाँ रह रही हो, क्योंकि तुमने अपनी लीज तो पहले ही खत्म कर दी थी। इस पर जिनचाओ शांत लेकिन साफ शब्दों में कहता है कि जियांगमू अब उसके साथ रहती है। ये सुनते ही उसकी माँ शॉक हो जाती है। सिचुएशन संभालने के लिए स्टेपफादर तुरंत बात बदल देते हैं। बाद में जिनचाओ अपने कमरे में होता है। वो एक ज्वेलरी सेट और एक लिफाफा उठाता है, जिससे साफ जाहिर है कि ये एक शादी का इनविटेशन है। इन्हें हाथ में लेकर वो सीधे जियांगमू की माँ के पास जाता है। वो कहता है कि उसके घर में कोई बड़ा नहीं है, इसलिए वो खुद ही ये रिश्ता लेकर आया है। पीछे खड़ी जियांगमू चुपचाप सब देख रही होती है। जिनचाओ चाय का कप दोनों हाथों से उठाकर आगे बढ़ाता है और कहता है कि वो जानता है कि शायद वो उन्हें जियांगमू के लिए सही नहीं लगता, लेकिन वो उसे दिल से चाहता है और हमेशा खुश रखेगा, उसकी देखभाल करेगा। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वे जियांगमू को उसे सौंप दें, और ये कहते हुए सिर झुका देता है। जियांगमू की माँ कुछ नहीं कहती, नहीं चाय लेती है। ये देखकर जियांगमू का दिल भर आता है। तभी उसकी माँ चाय का कप ले लेती है और टेबल पर रखकर कहती है कि वे लोग बहुत सफ़र करके आए हैं, इसलिए जाकर आराम करें। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद स्टेपफादर खड़े होकर जिनचाओ से कहते हैं कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, और फिर वो भी चले जाते हैं। कमरे में अब सिर्फ जिनचाओ और जियांगमू रह जाते हैं। जियांगमू एक पल भी देर नहीं करती और उसे कसकर गले लगा लेती है। स्टोरी एक शांत रात से आगे बढ़ती है, जहां जियांगमू और जिनचाओ अलग अलग जगहों पर होते हुए भी बेचैनी और नींद की कमी से जूझ रहे होते हैं। जियांगमू खुद चलकर जिनचाओ के पास आती है और दोनों के बीच एक इमोशनल बातचीत होती है, जिसमें जियांगमू को एहसास होता है कि जिनचाओ ने उनकी शादी को लेकर कितनी तैयारी पहले से कर रखी है। जिनचाओ के वर्ड्स उसके दिल को सुकून देते हैं, लेकिन तभी जियांगमू की माँ आकर उसे सोने भेज देती है।
उसी रात जियांगमू की माँ भी बेचैन रहती है और गार्डन में पौधों की देखभाल करते हुए अपने पुराने रिश्ते की टूटन और दर्द को जिन चाओ के साथ शेयर करती है। जिन चाओ बिना किसी हिचक के उसे दोष देने से इनकार करता है और जियांगमू को पूरे दिल से स्वीकार करने की बात कहता है, जिससे जियांगमू की माँ का दिल नरम पड़ने लगता है। अगली सुबह जियांगमू ये देखकर इमोशनल हो जाती है कि उसकी माँ और जिन चाओ साथ मिलकर गार्डन में काम कर रहे हैं, जिससे उसे रिश्ते में एक नई उम्मीद दिखाई देती है। जिन चाओ साफ कर देता है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है और नए साल की शुरुआत जियांगमू के माथे पर किस और हैप्पी न्यू ईयर के साथ करता है। इसके बाद परिवार के साथ बिताए गए पल दिखाए जाते हैं, जहां सब मिलकर घर सजाते हैं, न्यू ईयर के लिए डंपलिंग बनाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। डिनर के दौरान जियांगमू की माँ का खुद जिन चाओ को सूप परोसना इस बात का इंडिकेट होता है कि उसने उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आगे वो जिन चाओ को चाय देती है और एक लिफाफा सौंपती है, जो भले ही वो वापस करना चाहे लेकिन उसके लिए ब्लेसिंग्स जैसा होता है। विदाई के समय जियांगमू की माँ इमोशनल होकर जिन चाओ को गले लगाती है, दोनों के हाथ एक दूसरे में रखकर उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखने को कहती है। यहीं से एक भावुक फ्लैशबैक सामने आता है, जहां जियांगमू की माँ अपने हाथों से बुना हुआ एक स्कार्फ उसे देती है। थोड़ी देर बाद जिन चाओ वहां आता है तो उसकी माँ प्यार से पूछती है कि क्या उसे ठंड लग रही है। जिन चाओ कुछ नहीं कहता। उसी रात जियांगमू की माँ चुपचाप उठती है और एक और स्कार्फ बुनने लगती है, जबकि ये सब छोटा जिन चाओ दूर से चुपके से देख रहा होता है। फिर कहानी प्रेजेंट में लौटती है। एयरपोर्ट पर जियांगमू और जिन चाओ साथ पहुंचते हैं। जियांगमू कॉफी लेने चली जाती है और इसी बीच जिन चाओ गिफ्ट खोलता है, जिसमें एक स्कार्फ और एक भावुक नोट होता है। नोट पढ़कर उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि सालों की ममता और भरोसे की निशानी है, और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। जियांगमू लौटती है तो जिन चाओ उसे सरप्राइज देने के लिए आंखें बंद करने को कहता है और उसके हाथ में एक की चेन रख देता है, जिसमें एक रिंग जुड़ी होती है। पूरे भरोसे और प्यार के साथ वो उससे शादी का सवाल करता है और जियांगमू बिना किसी हिचक के उसे गले लगाकर हाँ कह देती है। दोनों के चेहरे पर उस पल की खुशी साफ झलकती है। इसके बाद कहानी लिन सुई की रिकॉर्ड की गई वीडियो में शिफ्ट होती है, जहां बैचलर पार्टी का माहौल है। दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं। शादी को लेकर एक्साइटमेंट और मजाक चलता रहता है। जियांगमू से पूछा जाता है कि उसे कैसा लग रहा है, तो वो सादगी से कहती है कि जब अपने लोग साथ हों तो सब कुछ पूरा लगता है। जिन चाओ भी मान लेता है कि वो थोड़ा नर्वस है और सभी दोस्त मिलकर दोनों के फ्यूचर के लिए चीयर करते हैं। फिर शादी का दिन आता है। सुबह जल्दी दोनों तैयार होकर अपने अपने कमरों में जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि सब गहरी नींद में हैं। इस शांति का फायदा उठाकर वे एक शरारती फैसला लेते हैं और शादी से पहले बाइक पर छोटी सी राइड के लिए निकल पड़ते हैं। पीछे से सब उन्हें पुकारते रह जाते हैं, लेकिन जियांगहो और जिन चाओ हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जियांगमू के मन में बस एक ही एहसास होता है कि अब उनका हर सफ़र, हर मोड़ साथ होगा। इसी हैप्पी मोमेंट्स के साथ ये कहानी खूबसूरती से ख़त्म होती है।